हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू जीडीसी क्लासेस। और बिहार ड्रग इंस्पेक्टर में आज हम आपके ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी सब्जेक्ट से आपका मॉडल पेपर देखने वाले हैं, जिसमें हम आपके 50 इंपॉर्टेंट एमसीक्यू को डिस्कस करेंगे विद प्रॉपर एक्सप्लेनेशन के साथ, जो आपके आने वाले ड्रग इंस्पेक्टर के एग्जाम में काफ़ी यूजफुल होने वाले हैं। और ये इसमें बिल्कुल सेलेक्टेड क्वेश्चन को यहाँ पर हम लोग एक्सप्लेन करेंगे और सभी चैप्टर को यहाँ पर इंक्लूड किया गया है। तो चलिए अच्छे से देखिएगा इस सेशन को, बिल्कुल लास्ट टाइम पे एक बार रिवीजन करके ही जाना है इस सेशन को। 50 इंपॉर्टेंट एमसीक्यू को मैंने यहाँ पर डिस्कस करेंगे हम, और इसके साथ साथ कुछ आपके कॉन्सेप्ट को भी मैं क्लियर करा दूंगा जो आपके लिए काफ़ी यूजफुल होंगे आपके एग्जाम के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन को। चलिए तो फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले सेल के बाद टिश्यू, ब्रेन, इस तरीके से पूरे आपके ऑर्गन सिस्टम के क्वेश्चन को हमने कवर किया हुआ है इन 50 क्वेश्चन में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपका क्वेश्चन पूछ सकता है, पहला तो क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि आपका सुसाइडल बैग ऑफ द सेल। पहला क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि हमारे सेल का सुसाइडल बैग किसको बोलते हैं। ठीक है, तो सुसाइडल बैग किसको बोलते हैं, तो आपका लाइसोसोम को क्या बोलते हैं, सुसाइडल बैग। बट आपसे यहां पर क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि लाइसोसोम आर नोन एज द सुसाइडल बैग ऑफ द सेल। सेल का सुसाइडल बैग किसको बोलते हैं, लाइसोसोम का। बट यहां आपसे रीजन पूछ रहे हैं कि वाई। तो देखिए इसके ऑप्शन क्या है। सबसे पहला है पैरासाइटिक एक्टिविटी, रॉन्ग स्टेटमेंट है। प्रेजेंस ऑफ द फूड वैक्यूल्स, रॉन्ग स्टेटमेंट है। ठीक है, कैटालिटिक एक्टिविटी, ये इसमें कोई एक्टिविटी नहीं होता। कैटालिटिक एक्टिविटी आपकी एंजाइम का होगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसमें पावरफुल आपका हाइड्रोलाइटिक एंजाइम प्रेजेंट होगा। ये चीज क्लियर हुआ कि आपके लाइसोसोम में क्या प्रेजेंट होता है, पावरफुल हाइड्रोलाइटिक एंजाइम, जिसके वजह से क्या होगा, इसको सुसाइडल बैग बोलते हैं। अब इसके पीछे रीजन समझिए। लाइसोसोम का ही दूसरा नाम जैसे सुसाइडल बैग है, वैसे लाइसोसोम को क्या बोलते हैं, आइटम बम। इसी का दूसरा नाम क्या है, आइटम बम ऑफ सेल। तो देखिए इस लाइसोसोम के अंदर में क्या प्रेजेंट होते हैं, पावरफुल हाइड्रोलाइटिक एंजाइम प्रेजेंट होंगे। ठीक है, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम प्रेजेंट होते हैं पावरफुल, और जिसके ऊपर भी इस हाइड्रोलाइटिक एंजाइम को डाल देगा आपका लाइसोसोम, वो तुरंत ही वहां पर डिस्ट्रॉय हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। मतलब आपका सेल एक आइटम बम की तरह इसको रखा हुआ है अपने पास, ताकि बाहर से कोई बैक्टीरिया, वायरस या कोई भी पैथोजन सेल पे आपका अटैक करे तो सेल उसके ऊपर क्या करे, इसी लाइसोसोम को फेंक दे। उसके ऊपर क्या फेंक देगा, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम, जिसके वजह से चीज़ें क्या हो जाएंगी, डिस्ट्रॉय हो जाएंगी, माइक्रो ऑर्गेनिज्म फिनिश हो जाएगा। बट कई बार ऐसा भी तो हो सकता है कि जिस आइटम बम को आपका सेल ने रखा हुआ है दुश्मन को मारने के लिए, तो कई बार क्या होता है, आइटम बम अपने घर में ही ब्लास्ट हो जाए। सेम कॉन्सेप्ट होता है आपका लाइसोसोम के साथ ही। कई बार लाइसोसोम ही क्या होता है, आपका ब्लास्ट हो जाता है सेल के अंदर में ही, और जैसे ही आपका लाइसोसोम सेल के अंदर ब्लास्ट हो जाएगा, इसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, पावरफुल हाइड्रोलाइटिक एंजाइम, और ये सभी सेल ऑर्गेनेल्स पे क्या हो जाते हैं, स्प्रेड हो जाते हैं। जैसे ये आपका सेल है, बीच में हमारा न्यूक्लियस है, और यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया है, गॉल्जी बॉडी है, आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, सेंट्रोसोम है। ठीक है, ये सब आपके सेल ऑर्गेनेल्स हैं, राइबोसोम है, और यहीं पर आपका क्या रहता है, यहीं पर आपका लाइसोसोम भी प्रेजेंट होता है। और इसी के अंदर में क्या प्रेजेंट है, लाइसोसोम के अंदर में हाइड्रोलाइटिक एंजाइम, जो काफ़ी पावरफुल है। लेकिन कभी ये ब्लास्ट हो गया सेल के अंदर में ही, तो जितने हाइड्रोलाइटिक एंजाइम है सब पे स्प्रे हो जाएगा, और जिस पे आपका ये हाइड्रोलाइटिक एंजाइम जाएगा उसको क्या कर देगा, खत्म कर देगा। मतलब पूरी सेल क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। इसलिए इसको बोलते हैं सुसाइडल बैग। आई होप इसका कॉन्सेप्ट अब आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे अब मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो इसका दूसरा नाम क्या है, आइटम बम ऑफ द सेल, और इसी को सुसाइडल बैग ऑफ द सेल। दोनों क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है लाइसोसोम के बारे में। क्लियर हो गया। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसमें क्या प्रेजेंट होता है, एक आपका स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, और सेकंड, एक तो स्मूथ हो गया, और सेकंड आपका रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में क्या प्रेजेंट होते हैं, राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं, जो कि प्रोटीन का फैक्ट्री होता है, और वहीं पर प्रोटीन का सिंथेसिस होगा। तो क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि प्रोटीन का फैक्ट्री किसको बोलेंगे। क्वेश्चन आपसे आ सकता है प्रोटीन का फैक्ट्री, कि जहां पर हमारे बॉडी में क्या बनता है, प्रोटीन। तो प्रोटीन का यदि फैक्ट्री आपका आएगा तो इसका आंसर आपको क्या करना है, राइबोसोम। और ये राइबोसोम कहां प्रेजेंट होता है, आपका रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्लियर हुआ, इंडोप्लाज्मिक रफ इंडोप्लाज्मिक। ठीक है, इसको शॉर्ट में मैं ER लिख देता हूं, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्लियर हो गया इतना पॉइंट्स। चलिए ठीक है, और इसका जो स्मूथ वाला पार्ट होता है वो आपके स्टेरॉइड और लिपिड के सिंथेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। इसके बाद आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है गोल्जी बॉडी के बारे में। गोल्जी बॉडी, तो जहां पर भी आपको पैकिंग की बात करेगा, देखिए गोल्जी बॉडी से एक चीज याद रखना, जहां पर भी आपको पैकिंग, लेबलिंग,
पेकिंग, लेबलिंग, प्रोसेसिंग ये वर्ड आपको नजर आएगा, ठीक है। ऑफ लिपिड एंड प्रोटीन, ये वर्ड आएगा लिपिड एंड प्रोटीन, ठीक है। तो ये वर्ड जहां पर भी आएगा कि लेबलिंग हो गया, पैकिंग हो गया, प्रोसेसिंग ऑफ द फूड एंड लिपिड, तो समझ लेना उसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, गोल्जी बॉडी। तो गोल्जी बॉडी का काम क्या होता है, जहां पर भी आपको लेबलिंग, पैकेजिंग, प्रोसेसिंग ऑफ लिपिड एंड प्रोटीन, ये वाला जहां पर भी स्टेटमेंट लिखा होगा, ये काम किसका होता है, गोल्जी बॉडी का, ठीक है। डिलीवरी करने का काम, मतलब जिस आपके सेल ऑर्गन्स को आपकी प्रोटीन या फिर लिपिड की नीड होगी तो उसको पहुंचाने का काम कौन करता है, आपका गोल्जी बॉडी। जैसे एक पोस्ट ऑफिस, आपका पोस्ट, इसी को और क्या बोलते हैं, पोस्ट ऑफिस ऑफ द सेल। ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि गोल्जी बॉडी को क्या बोलते हैं, पोस्ट ऑफिस ऑफ द सेल। तो जहां पर जिसको भी प्रोटीन लिपिड की जरूरत होगी उसको ये पोस्ट करने का काम करता है गोल्जी बॉडी। क्लियर हो गया, इसके बारे में तो अभी हमने आपका डिस्कस कर लिया हुआ था। चलिए अब नेक्स्ट को हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट द ब्लड, नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन देखिए, द ब्लड डिजीज विच इज द काज्ड बाय द अकरेंस ऑफ द म्यूटेशन इन द हीमोग्लोबिन जीन। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और यहां से जरूर आपसे क्वेश्चन आ सकता है। क्या बोल रहा है कि जीन में, मतलब ऐसा जीन जो आपका क्या बनाएगा, जो आपके हीमोग्लोबिन के फॉर्मेशन में हेल्प करता है, और यदि इसी जीन पे क्या आ जाएगा, म्यूटेशन आ जाए, म्यूटेशन मतलब उसमें चेंज हो जाए, तो क्या प्रॉब्लम होगा, तो इससे होता है आपको थैलेसीमिया। बहुत ही फेमस आपका डिजीज है, सबको याद रखना है, और ये आपका जेनेटिक डिसऑर्डर है। ये भी इंपॉर्टेंट है कि थैलेसीमिया आपका एक जेनेटिक डिसऑर्डर है, और एक्चुअली में डिजीज में क्या होगा, थैलेसीमिया में जो आपके हीमोग्लोबिन बनाने वाले जीन हैं इनमें क्या हो जाएगा, म्यूटेशन हो जाएगा। म्यूटेशन मतलब चेंज हो जाएगा, जिसके वजह से सफिशिएंट अमाउंट में क्या नहीं बन पाएगा, हीमोग्लोबिन नहीं बन पाएगा। जैसे इसका नॉर्मल लेवल की बात करो हीमोग्लोबिन का, कि मेल में कितना होना चाहिए हीमोग्लोबिन, आपका 13 से लेकर आपका 16 ग्राम पर डेसीलीटर, ये आपका नॉर्मल है। फीमेल में आपका 12 से 14-15 के लगभग आपका रहेगा ग्राम पर डेसीलीटर। तो ये आपका नॉर्मल वैल्यू होता है हीमोग्लोबिन का। बट यदि किसी को थैलेसीमिया की प्रॉब्लम है तो उसमें हीमोग्लोबिन सफिशिएंट अमाउंट में नहीं बनेगा, और उसका मेन रीज़न क्या है, ये एक जेनेटिक डिसऑर्डर है। जो हीमोग्लोबिन बनाने वाला जीन है इसके जेनेटिक कोड सीक्वेंस में चेंजेस आएगा, जिसके वजह से थैलेसीमिया की प्रॉब्लम देखने को मिलता है। और ये पेरेंट्स से बच्चे में भी ट्रांसफर हो सकता है, क्योंकि आपका जेनेटिक डिसऑर्डर है। क्लियर हो गया चीज़ों को। देखिए इट थैलेसीमिया आर द पास फ्रॉम द पेरेंट्स टू द चिल्ड्रन, मतलब जेनेटिक है तो एक पेरेंट से बच्चे में भी ये प्रॉब्लम देखने को मिलेगा। एक्चुअली में यहाँ पर क्या होता है, द थैलेसीमिया इज द कॉज्ड बाय द म्यूटेशन इन द डीएनए। डीएनए मतलब जीन में क्या हो जाएगा, म्यूटेशन हो जाएगा सीन दैट मेक द हीमोग्लोबिन, मतलब ऐसा जीन डीएनए जो आपके हीमोग्लोबिन बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, उसमें कुछ चेंजेस आ जाएगा, जिसके वजह से द सब्सटेंसेस इन द रेड ब्लड सेल कैरी। और देखिए इसका काम क्या होता है हीमोग्लोबिन का, हीमोग्लोबिन का काम होता है ये ऑक्सीजन को किसको ट्रांसफर करेगा, आपके सेल को पहुंचाने का काम करेगा। तो इससे इफेक्ट क्या आएगा, हीमोग्लोबिन की कमी होने की वजह से प्रॉपर अमाउंट में ऑक्सीजन आपके सेल तक नहीं पहुंच पाएगा, जिसके वजह से सेल में डैमेज होने के चांसेस होंगे, या फिर फटीगनेस, वीकनेस, ये सब प्रॉब्लम्स उस पेशेंट के बॉडी में देखने को मिलेगा। क्योंकि अल्टीमेटली आपके सेल को ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगा, न्यूट्रिएंट वगैरह नहीं मिल पाएगा, तो आपकी बॉडी में एनर्जी नहीं होगा, बॉडी में एनर्जी नहीं होगा उस पेशेंट की, तो फिर क्या प्रॉब्लम आएगा, उसको फटीगनेस की प्रॉब्लम आएगी, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथिंग होगा, ठीक है, टायर्डनेस लगेगा बहुत ज़्यादा, उसको थकान महसूस होगा। तो ये सब प्रॉब्लम देखने को मिलता है इसमें। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। ए ब्लड ग्रुप ऑफ द एन इंडिविजुअल इज ए, क्या बोला है कि यदि किसी इंडिविजुअल का ब्लड ग्रुप ए है देन द एंटीबॉडी प्रेजेंट इन। देखिए क्या बोला है, किसी का ब्लड ग्रुप यदि आपका ए है तो ये कैसे डिटर्मिनेशन होता है ब्लड ग्रुप का, कि आरबीसी के सरफेस पे आपका ए एंटीजन प्रेजेंट है। ए एंटीजन, यदि आरबीसी के सरफेस पे एंटीजन प्रेजेंट होगा मतलब इसका ब्लड ग्रुप क्या होगा, ए ब्लड ग्रुप, ठीक है। तो इसके जस्ट अपोजिट क्या प्रेजेंट होता है, एंटीबॉडी। तो एंटीबॉडी का शेप आपका वाई शेप में रहेगा, और इसमें कैसे, जब एंटीजन है तो इसके जस्ट अपोजिट बी, इसमें एंटीबॉडी होगा। ये बात हमेशा याद रखना। यदि जैसे मैं बी की बात करूं, यदि यहीं पर क्वेश्चन आपसे पूछ देता है कि यदि किसी पर्सन का, आपका इंडिविजुअल का बी है, ठीक है, तो बी है मतलब उसमें बी एंटीजन प्रेजेंट होता है आरबीसी के सरफेस में, और उसके जस्ट अपोजिट आपका एंटीबॉडी क्या प्रेजेंट होता है, उसमें ए एंटीबॉडी प्रेजेंट होता। इतना पॉइंट क्लियर हुआ कि जैसे एंटीजन ए है तो एंटीबॉडी अपोजिट होगा, ए है तो बी होगा, बी एंटीजन होगा तो इसका एंटीबॉडी ए होगा। इस तरीके से आपको याद रखना है। तो इसमें क्या आंसर आ जाएगा, जब एंटीजन ए है, ब्लड ग्रुप ए की बात कर रहा है, तो उसमें एंटीबॉडी क्या प्रेजेंट होगा, बी एंटीबॉडी प्रेजेंट होगा। जस्ट अपोजिट होता है एंटीजन एंटीबॉडी, ये बात आपको याद रखना है। क्लियर हुआ। चलिए
नेक्स्ट, तो इसका ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जैसा आप देख सकते हैं ब्लड ग्रुप ए का मतलब उसके पास ए एंटीजन है। आरबीसी के सरफेस पे डिसाइड होता है चीज़ें। आरबीसी के सरफेस पे यदि ए एंटीजन प्रेजेंट है तो उसके जस्ट अपोजिट बी एंटीबॉडी प्रेजेंट होगा, और यह हमेशा किसको डोनेट कर सकता है, ए और ए बी वाले को डोनेट कर सकता है। और किससे रिसीव कर सकता है, ओ और ए से ही रिसीव कर सकता है। ओ क्या होता है, ओ आपका यूनिवर्सल डोनर होता है, सभी को दे सकता है। और ए बी आपका यूनिवर्सल एक्सेप्टर होता है, जो सिर्फ सबसे ले सकता है, लेकिन जब देने का टाइम आएगा तो सिर्फ ए बी वाले को ही दे सकता है। तो क्वेश्चन आ सकता है यूनिवर्सल डोनर, तो यूनिवर्सल डोनर का एग्जांपल ओ ब्लड ग्रुप। क्वेश्चन आएगा यूनिवर्सल एक्सेप्टर, जो सभी से ब्लड ग्रुप को एक्सेप्ट कर सकता है, तो आपका आंसर हो जाएगा ए बी। और इस ब्लड ग्रुप के बारे में ऑस्ट्रेलिया के साइंटिस्ट कॉल्ड लैंडस्टर ने बताया था, जिसके वजह से इनको 1930 में नोबेल प्राइज भी दिया गया। तो ये भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि ब्लड ग्रुप के बारे में किसने बताया था, तो आपका आंसर हो जाएगा कार्ल लैंडस्टीनर। यूनिवर्सल डोनर किसको बोलेंगे, डोनर मतलब आपका ओ, एक्सेप्टर किसको बोलेंगे, ए बी, या फिर रेसिपिएंट भी बोल सकते हैं। चलिए क्लियर। नेक्स्ट देखिए, द एक्सचेंज ऑफ द गैसेस बिटवीन द एक्सटर्नल इन्वायरमेंट एंड द लंग्स इज, तो इसको क्या बोलेंगे, नेम ही इंडिकेट कर रहा है, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट और लंग्स की बात कर रहा है, तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, आपका एक्सटर्नल। ठीक है, और जब हम लोग देखिए, मैं बहुत ही सिंपल तरीके से आपको बता रहा हूँ, ये आपका हो गया रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट। ठीक है, ये आपका रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट। तो यहाँ से देखिए, यहाँ से आपका इन्वायरमेंट से, आपका ये इन्वायरमेंट से क्या आ रहा है, ऑक्सीजन, तो ये इन्वायरमेंट हो गया आपका। ठीक है, ये आपका इन्वायरमेंट से आपका क्या आ रहा है, ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन आपका, जैसे आपने नोज से लिया, यहाँ से नोज से आपने क्या लिया, आपका ऑक्सीजन को यहाँ पर इनहेल किया, तो ये नोज से होते हुए कहाँ पर आया, आपके लंग्स तक आया। तो यहाँ तक को मैं क्या बोलता हूँ, एक्सटर्नल रिस्पायरेशन, इसी को बोलते हैं एक्सटर्नल। ठीक है, नोज से आपका ऑक्सीजन कहाँ तक आया, लंग्स, इसको क्या बोलूँगा, एक्सटर्नल। अब यहाँ के बाद यहाँ से ऑक्सीजन फिर किसके पास जाएगा, सेल के पास जाएगा। किसके पास जाएगा, सेल के पास। और फिर सेल यहाँ से क्या छोड़ेगा, आपका क्या रिलीज करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड, और किसको एक्सेप्ट करेगा, ऑक्सीजन को एक्सेप्ट करेगा। तो यहाँ पर भी एक एक्सचेंज हो रहा है। ठीक है, और ये इसको ले जाने का काम कौन करता है, आपका हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन किसको कैरी करता है, आपके ऑक्सीजन को। तो लंग से आपका सेल में आएगा आपका। ठीक है, ऑक्सीजन के थ्रू, मतलब हीमोग्लोबिन आपके ऑक्सीजन को लंग से कहाँ पर लेके आएगा, इस सेल के पास आएगा, और यहाँ पर सेल ऑक्सीजन को एक्सेप्ट करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करेगा। तो ये वाला जो आपका यहाँ पर जो प्रोसेस हो रहा है, इस प्रोसेस को बोलते हैं सेलुलर रिस्पायरेशन। इसको क्या बोलते हैं, सेलुलर रिस्पायरेशन। एक यहाँ पर भी रिस्पायरेशन होता है, यहाँ पर से ऑक्सीजन को एक्सेप्ट करता है आपका हीमोग्लोबिन, और या इसको क्या दे देता है, कार्बन डाइऑक्साइड, और एक कार्बन डाइऑक्साइड फिर से आपका बॉडी से रिमूव हो जाता है। तो एक यहाँ पर भी एक एक्सचेंज सिस्टम होता है, और यहाँ पर हेल्प करता है एक्सचेंज में, आपका यहाँ पर हेल्प करता है एल्वियोली। एल्वियोली यहाँ पर हेल्प करता है। एग्जाम में पूछ सकता है कि आपके लंग्स में एक्सचेंज ऑफ गैसेस का साइट क्या है, जहाँ पर गैसों का एक्सचेंज होता है। मतलब आपका ऑक्सीजन कौन ले लेगा, हीमोग्लोबिन, और हीमोग्लोबिन इसको क्या दे देगा, कार्बन डाइऑक्साइड, ताकि कार्बन डाइऑक्साइड आपके बॉडी से रिमूव हो जाए और यहाँ से ऑक्सीजन को लेकर कहाँ चला जाए, सेल को। तो इसको बोलते हैं सेलुलर रिस्पायरेशन, या फिर इसी का दूसरा नाम है इंटरनल रिस्पायरेशन, और इसको बोलते हैं नोज से लेकर आपका लंग्स तक की जो बातें होती हैं, इनको हम लोग बोलते हैं एक्सटर्नल रिस्पायरेशन। तो दोनों चीज़ों को आपको यहाँ पर याद रखना है। ठीक है, इसी को इंटरनल रिस्पायरेशन भी बोलते हैं, सेलुलर को। क्लियर हो गया। ये देखिए, इसके नोज से, या फिर माउथ को भी ले लो, माउथ से भी तो हम आपका ब्रीथिंग लेते हैं, तो नोज और माउथ से देखिए लंग्स तक की जो बातें हैं, इसको बोलते हैं आपको, मतलब एक्सटर्नल, मतलब बिटवीन इन्वायरमेंट एंड लंग्स और इन्वायरमेंट के बीच में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का जो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम होगा, इनको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सटर्नल। और उसके बाद देखिए, जो आपके आरबीसी के अंदर में क्या प्रेजेंट होता है, हीमोग्लोबिन, जो आपके सेल तक लाएगा। ठीक है, और उसके बाद वहाँ से एक्सचेंज होगा, इसको बोलते हैं इंटरनल या फिर रिस्पायरेशन, इंटरनल या फिर सेलुलर रिस्पायरेशन भी बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को अब देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नोन एज द हेजमैन फैक्टर। तो आपसे ब्लड फैक्टर से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हेजमैन फैक्टर किसको बोलते हैं। तो हेजमैन फैक्टर बोला जाता है आपका फैक्टर 12। फैक्टर 12 को हेजमैन फैक्टर बोलते हैं। फैक्टर 10 भी इंपॉर्टेंट है, आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। फैक्टर 10 को बोलते हैं हम लोग आपका स्टुअर्ट पावर फैक्टर। ये भी एग्जाम में आ सकता है आपसे, और प्रीवियस ईयर में आया हुआ भी क्वेश्चन है कि फैक्टर 10 को क्या बोलते हैं, आपका फैक्टर 10 को स्टुअर्ट पावर फैक्टर। उसके बाद आपका इंपॉर्टेंट होता है फैक्टर 8 भी आपसे पूछ सकता है। फैक्टर 8 को बोलते हैं एंटी हीमोफिलिक फैक्टर। एंटी हीमोफिलिक
ईनोफिलिक फैक्टर, ये बात को आपको हमेशा याद रखना है। यदि इसकी डिफिशियंसी हो जाएगी किसी की बॉडी में तो उसमें क्या हो जाएगा, हीमोफीलिया की प्रॉब्लम आएगी, मतलब कंटिन्यू ब्लीडिंग होगा, ब्लीडिंग स्टॉप होने वाला नहीं है। तो यदि डिफिशियंसी होगी, और वैसे ये जेनेटिक डिसऑर्डर है, ठीक है, यदि इसकी डिफिशियंसी हो गया तो क्या प्रॉब्लम होता है, हीमोफीलिया की प्रॉब्लम होता है। हीमोफीलिया का मतलब होता है यदि किसी उसकी बॉडी में कट लग गया तो कंटिन्यूस ब्लीडिंग होगा, ब्लीडिंग स्टॉप नहीं होगा, ब्लड क्लॉट नहीं करेगा। तो ये क्वेश्चन पूछता है। कई बार आपका 9 भी है, 9 को क्रिसमस फैक्टर बोलते हैं। एक बार एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं चीज़ों का। देखिए कौन सा फैक्टर को हम क्या बोलते हैं, जहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है, सभी को याद रखने की जरूरत नहीं है। जैसे आपका एग्जाम में आ सकता है 12 को बोलते हैं हेजमेन, इसको याद रख लो आप लोग। अभी मैंने बताया 8 को क्या बोलते हैं, एंटी हीमोफिलिक फैक्टर, और 9 को याद रख लेना, ठीक है, 8 स्टुअर्ट पावर फैक्टर, इसको याद रखना है। ये आपका 8, 9 ये यहाँ पर नहीं होगा। 9 फैक्टर क्या होता है, यदि मैं 9 की बात करूँ तो 9 होता है आपका क्रिसमस फैक्टर। ये एग्जाम में पूछ सकता है, क्रिसमस फैक्टर 9 को बोलते हैं। ठीक है, क्लियर हुआ, यहाँ कुछ मिस्टेक हो गया होगा, ये रिपीट, यहाँ पर ये नहीं आएगा, यहाँ पर क्या आता है आपका क्रिसमस फैक्टर। तो 9 बजे हम क्या करते हैं, क्रिसमस मनाते हैं, ऐसे याद रखना है। तो 9 को बोलते हैं क्रिसमस फैक्टर, 10 को बोलते हैं स्टुअर्ट पावर फैक्टर, 12 को बोलते हैं हेजमेन, और पहला को क्या बोलते हैं, फर्स्ट फैक्टर को फाइब्रिनोजन। तो इसका ऐसे याद रख लो, फर्स्ट से फाइब्रिनोजन, उसके बाद प्रोथ्रोम्बिन, फिर टूसू थ्रोम्बोप्लास्टिन, और 4th नंबर में आपका कैल्शियम। बस इससे ज़्यादा आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। लास्ट को बोलते हैं फाइब्रिन, लास्ट को क्या बोलते हैं, फाइब्रिन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को आप सॉल्व करते हैं। ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द लंग्स इज द कैरी टू द हार्ट बाय, ठीक है, ये आपके हार्ट के ब्लड सर्कुलेशन से आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द लंग्स टू इज कैरी टू द हार्ट। ठीक है, जैसे ये हमारा हार्ट है और ये बोल रहा है कि लंग्स, यहाँ पर आपका लंग्स है, तो इस लंग से ऑक्सीजनेटेड हार्ट की सप्लाई, ठीक है, इसके कौन से चेंबर में होगा, लेफ्ट चेंबर में, और ये किसके थ्रू होता है, तो ये होता है आपका पल्मोनरी, ठीक है, इसको बोलते हैं आपका पल्मोनरी वेन। तो पल्मोनरी वेन के थ्रू आपका लंग से हार्ट को ऑक्सीजनेटेड ब्लड की सप्लाई होती है। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी। और यही एक एक्सेप्शन केस है, ये भी याद रखना, क्योंकि वेन में हमेशा क्या होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड वाले ब्लड की सप्लाई होती है। बट एक्सेप्शन यही है कि पल्मोनरी वेन में वेन होते हुए भी इसमें आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड की सप्लाई होती है। और इसको भी याद रखना, ये आपका आर्टरी है, ये क्या है आपका पल्मोनरी आर्टरी है। तो आर्टरी में हमेशा कैसा ब्लड फ्लो होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो होता है। बट पल्मोनरी आर्टरी में आपको याद रखना है कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड फ्लो होता है, ये चीज़ को आपको अच्छे से याद रखना है। ठीक है, यही दोनों एक्सेप्शन है, ये वेन बोल रहे हैं लेकिन इसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड की सप्लाई होगी। ठीक है, कभी भूल गए तो सर इतना बात याद रखना आप लोग, पल्मोनरी बोलते हैं लंग्स को, किसको बोलेंगे, पल्मोनरी बोलेंगे लंग्स को। और लंग्स में आपका कॉन्सेप्ट हमारा थोड़ा चेंज हो जाएगा, बस इतना याद रखो। जैसे हार्ट को कार्डियक बोलते हैं, किडनी को रिनल बोलते हैं, लीवर को हिपेटिक बोलते हैं, वैसे ही आपके लंग्स को क्या बोला जाता है, पल्मोनरी। तो पल्मोनरी में आपका आर्टरी और वेन में थोड़ा सा कॉन्सेप्ट उल्टा है, ऐसे याद रखना कि वहां पर पल्मोनरी आर्टरी बोलेगा तो आर्टरी में ऑक्सीजनेटेड नहीं रहेगा, डीऑक्सीजनेटेड रहेगा। पल्मोनरी वेन बोलेगा मतलब वहां पर आपका वेन है तो कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड फ्लो नहीं होगा, उसमें कैसा ब्लड होगा, ऑक्सीजनेटेड, ऑक्सीजन वाली ब्लड की सप्लाई होगी। इस कॉन्सेप्ट को आपको याद रखना है, बाकी कहीं पर भी ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। और ये चीज याद रखना, कोरोनरी आर्टरी भी आपसे पूछ सकता है, कोरोनरी आर्टरी। तो ये कोरोनरी जो आर्टरी है ये आपके हार्ट को ऑक्सीजनेटेड ब्लड की सप्लाई करेगा। ये चीज को याद रखना है कि आपका हार्ट भी क्या है, एक मस्कुलर ऑर्गन है, इसको भी तो ऑक्सीजन चाहिए, न्यूट्रिएंट चाहिए, तो ये इसको भी क्या है, मतलब ऑक्सीजन की सप्लाई कौन करता है, कोरोनरी आर्टरी। तो कोरोनरी आर्टरी के थ्रू आपके हार्ट को ऑक्सीजनेटेड ब्लड की सप्लाई होती है, इस बात को याद रखना है, क्वेश्चन पूछ सकता है। यहीं पर किसी तरीके का कुछ प्रॉब्लम आएगा तो हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम देखने को मिलता है, लाइक यहीं पर कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट हो जाएगा तो एथेरोस्क्लेरोसिस की प्रॉब्लम आ सकती है, और आगे चल के एंजाइना पेक्टोरी जैसे कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलता है आपको। क्लियर, चलिए, द कोक्लियर इज द पार्ट ऑफ, तो कोक्लियर किसका पार्ट होता है, ये आपके इंटरनल ईयर का पार्ट होगा। ठीक है, ये आपका इंटरनल ईयर का पार्ट होता है, और इसी से जुड़ा होता है कौन, इसका यदि मैं शेप बताऊं तो इस तरीके से इसका जलेबी के जैसे शेप आपका होगा। ठीक है, इसी को बोलते हैं कोक्लियर, जो कि इंटरनल पार्ट होता है आपके ईयर का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट को अब डिस्कस करते हैं। डायग्राम देख लीजिए और भी क्लियर हो जाएगा। देखिए आपका
ईयर का क्या है, डायग्राम है। तो इसका जो आउटर पार्ट होगा, ठीक है, यह हमारा आउटर पार्ट, इसको बोलते हैं पिन्ना। इसको क्या बोलते हैं, पिन्ना। इसके बाद यहाँ पर एक कैनल होता है, इस कैनल को क्या बोलते हैं, आपका एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनल, ठीक है। कैनल मतलब देख सकते हैं ऐसा करके आपको क्या है, यहाँ पर एक चैनल बना हुआ है, एक चैनल, इसको बोलते हैं एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनल। इसके बाद इसको बोलते हैं टिम्पेनिक मेम्ब्रेन। टिम्पेनिक मेम्ब्रेन या इसी को ईयर ड्रम भी बोलते हैं, कान का पर्दा जिसको बोला जाता है। तो इतना जो पार्ट है आपका, ये वाला जो पार्ट है, इस वाले पार्ट को क्या बोलते हैं, एक्सटर्नल। इतना पार्ट को क्या बोलूँगा, एक्सटर्नल ईयर। जो हमारा मिड वाला पार्ट है, तो मिड वाले पार्ट में आपकी 3 बोन्स आती हैं। मिड वाले पार्ट में मिस नाम से आपको याद रखना है, मेलियस, इनकस, स्टेपिस। जो आपके 3 ईयर बोन होते हैं वो आपके मिडिल का पार्ट होते हैं। मिडिल ईयर में मिस याद रखना, मेलियस, इनकस, स्टेपिस, ये 3 आपके ईयर बोन होते हैं, ये प्रेजेंट होते हैं आपके यहाँ पर मिडिल वाले पोर्शन पे। और इनका काम क्या होता है, साउंड को एम्पलीफाई करा देना, ठीक है। साउंड का मैग्नीट्यूड को या एम्पलीफाई कराने का काम करते हैं आपका ये। फिर लास्ट में आपका इंटरनल पार्ट में ये जो आपको दिख रहा है, इसको बोलते हैं लेबिरिंथ। और इस लेबिरिंथ के वाला पार्ट को बोलते हैं कोक्लिया। क्या बोलते हैं, कोक्लिया। और इसी कोक्लिया से ऑडिटरी नर्व जुड़ा होता है, जो आपके ब्रेन को सिग्नल जाएगा। जो भी हम सुन रहे हैं सिग्नल कहाँ जा रहा है, आपके ब्रेन के पास। क्लियर हुआ। चलिए नेक्स्ट को आप सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर का क्वेश्चन देखिए, केमिकल्स एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर द मसल कंट्रैक्शन। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आपसे पूछ रहे हैं यहाँ पर कि मसल के कंट्रैक्शन के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होगा। तो मसल के कंट्रैक्शन के लिए आपका कैल्शियम रिस्पॉन्सिबल होता है। तो कैल्शियम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखिए सोडियम जहाँ पर भी आएगा, क्या आएगा, सोडियम। तो सोडियम क्या करता है, आपका डीपोलराइजेशन। ये आपका एक्शन पोटेंशियल से क्वेश्चन आ सकता है। सोडियम आयन की जैसी आपकी एंट्री होगी तो समझ लेना सोडियम क्या करता है, डीपोलराइजेशन, मतलब सेल को एक्साइटमेंट स्टेट में लेकर चला जाएगा। सेल को एक्साइटमेंट स्टेट में। कैल्शियम का काम क्या होता है, कैल्शियम का काम होता है मसल को कॉन्ट्रैक्शन करना, मसल कॉन्ट्रैक्शन। इसका काम होगा मसल को कॉन्ट्रैक्ट करना। जैसे हार्ट जो आपको कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, और जैसे ये हमारा जो हैंड है, ठीक है, तो हैंड में भी क्या है, मसल है। तो इसमें भी देखिए कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स, कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स। तो जो कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है वो आपका इस कैल्शियम की वजह से हो रहा है। और रिलैक्सेशन की जब भी बात करेगा आपका, रिलैक्सेशन ऑफ सेल, तो ये दोनों तो एक्साइटमेंट करने का काम करेंगे। और रिलैक्सेशन ऑफ सेल की बात करें तो हमेशा आपका एक तो पोटेशियम आयन होगा, दूसरा क्लोराइड आयन होगा, और थर्ड आपका मैग्नीशियम आयन होगा। इन तीनों आयन का जब भी इन्वॉल्वमेंट होगा तो सेल आपकी रिलैक्स स्टेट पे होगी। ये बात याद रखनी है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है कि कौन एज केमिकल आयंस रिस्पॉन्सिबल फॉर द मसल कंट्रैक्शन। तो इसमें वैसे कॉम्बिनेशन में दिया गया है। तो एक तो कैल्शियम का काम क्या होता है, मसल को कॉन्ट्रैक्ट करना, और ये आपका मैग्नीशियम क्या कर सकता है, मसल को रिलैक्स भी कर सकता है। क्लियर हो गया। तो इन सभी चीज़ों को आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है। पोटेशियम की वजह से क्या होता है, रीपोलराइजेशन होता है। इसकी वजह से क्या होगा, रीपोलराइजेशन, मतलब रिलैक्सेशन स्टेट को अचीव करेगा सेल जो है। और सोडियम की वजह से आपका क्या होगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए बहुत अच्छे से आपको समझ में आएगा। कैल्शियम आयन आर द रिस्पॉन्सिबल फॉर द मसल कंट्रैक्शन। कैल्शियम आयन किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, मसल के कॉन्ट्रैक्शन होता है। जैसे ही कैल्शियम आयन की एंट्री होती है इंट्रासेलुलरली, कैल्शियम आयन इंटर करेगा तो एक सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रेजेंट होते हैं सेल्स के अंदर में। तो ये क्या करते हैं, मोर रिलीज करते हैं, और ज़्यादा क्या रिलीज करते हैं, आपके कैल्शियम को रिलीज करते हैं। जैसे ही कैल्शियम के इन्वॉल्व होगा, कैल्शियम की एंट्री होती है इनसाइड द सेल, तो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में कैल्शियम को स्टोर होता है। सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहाँ प्रेजेंट होता है, सेल्स के इनसाइड प्रेजेंट होता है, जो बहुत ज़्यादा कैल्शियम को रिलीज करता है, ठीक है। विच बाइंड टू द ट्रोपोनिन प्रेजेंट ऑन द एक्टिन। और एक्टिन और मायोसिन 2 फिलामेंट्स होते हैं, और जिनके मूवमेंट की वजह से ही मसल कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करता है। इतना पॉइंट क्लियर हुआ। और यहाँ पर देख सकते हैं मैग्नीशियम भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है मसल के कॉन्ट्रैक्शन में। और इसका काम क्या है, ये ब्लॉक कर देगा, ठीक है। ब्लॉकर टू द हेल्प द मसल रिलैक्स, मतलब कैल्शियम के एक्शन को अपोज करने के लिए क्या यूज़ किया जाते हैं, मतलब सेल अपना क्या यूज़ करता है, मैग्नीशियम। तो कैल्शियम की वजह से कॉन्ट्रैक्शन और मैग्नीशियम की वजह से रिलैक्सेशन। क्लियर हुआ इतना पॉइंट्स। ये पॉइंट काफ़ी एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है कि मैग्नीशियम एक्ट एज द नेचुरल कैल्शियम ब्लॉकर। तो कैल्शियम की वजह से कॉन्ट्रैक्ट होता है तो इसको अपोज भी तो करना है। कल आपका कंट्रैक्शन रिलैक्सेशन दोनों होगा तो भी तो सही है। परमानेंट यदि कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो प्रॉब्लम आ जाएगी, परमानेंट रिलैक्स करेगा तो भी प्रॉब्लम आ जाएगा। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 9 नंबर को देखिए, विच ऑफ दिस इज द कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन। तो मसल की जो कॉन्ट्रैक्टाइल फिलामेंट होती है इनको क्या बोलते हैं, एक्टिन और मायोसिन। तो एक्टिन तो दिया नहीं है तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, आपका
मायोसिन। तो मायोसिन और एक्टिन और मायोसिन ये आपकी मसल की कॉन्ट्रेक्टाइल फिलामेंट है, ठीक है। जो आपकी मसल जो कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स कर रही है, इसके लिए एक प्रोटीन रिस्पॉन्सिबल है, एक एक्टिन होता है, एक आपका मायोसिन। मायोसिन का जो आपका मायोसिन आपका थोड़ा सा थिक होता है और एक्टिन थोड़ा सा आपका थिन होता है, थिन फिलामेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पर देखिए रिएक्ट आपको इस विजिबल होगा चीज़ें। ये आपका जो है एक्टिन है और ये आपका मायोसिन है। एक्टिन मायोसिन, ठीक है। ये कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये आपका मायोसिन है और ये वाला आपका एक्टिन है। दोनों इस तरीके से क्या करते हैं, इसको बोलते हैं स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी, ठीक है। स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी मतलब एक्टिन मायोसिन आपस में क्या करते हैं, स्लाइड कर रहे हैं, जिसकी वजह से मसल आपका कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है। देख सकते हैं यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द क्रेनियल नर्व दे रेगुलेट द हार्ट बीट, ठीक है। टोटल कितने क्रेनियल नर्व के मतलब ऐसे नर्व जो आपके ब्रेन से ओरिजिनेट होते हैं, ठीक है। मतलब मैं नर्व की बात करूं तो क्रेनियल नर्व किसको बोलते हैं, जो नर्व आपके ब्रेन वाले पार्ट से ओरिजिनेट होंगे। ब्रेन से भी कुछ आपके नर्व की सप्लाई होती है, जिनको हम क्या बोलते हैं, क्रेनियल नर्व। टोटल पूछ सकता है कितने क्रेनियल नर्व होते हैं, तो 12 क्रेनियल नर्व प्रेजेंट होते हैं। और कुछ नर्व आपके स्पाइनल कॉर्ड से ओरिजिनेट होते हैं और इन नर्व को क्या बोलते हैं, स्पाइनल नर्व। इनका नंबर आपसे पूछ सकता है कि टोटल कितने स्पाइनल नर्व होते हैं, तो 31 पेयर में होते हैं आपके 31 स्पाइनल नर्व। और क्रेनियल नर्व की बात करें तो टोटल 12 आपके क्रेनियल नर्व प्रेजेंट होते हैं। अब यहाँ पर क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे कि ऐसा कौन सा क्रेनियल नर्व है जो आपके हार्ट बीट को मतलब हार्ट को कंट्रोल करे। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका 10 करेक्ट आ जाएगा। 10 में कौन सा नर्व होता है आपका वेगस नर्व। तो वेगस नर्व के थ्रू आपका ब्रेन जो है ये आपके हार्ट की एक्टिविटी को कंट्रोल करता है, ये बात आपको याद रखना है। देखिए यहां पर आप देखिए काफी इंपॉर्टेंट चार्ट है। स्पाइनल नर्व आपको याद नहीं रखना है, लेकिन क्रेनियल नर्व आपको याद रखना है। पहला जो आपका क्रेनियल नर्व होता है इसको बोलते हैं अल्फैक्टरी, जो स्मेल के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। तो कहाँ पर से कनेक्ट होगा, इस नोज से कनेक्ट होगा। तो फर्स्ट क्रेनियल नर्व इस नोज से कनेक्ट होता है कहाँ पर, ब्रेन में, जो अल्फैक्टरी मतलब स्मेल का सेंसेशन देगा। इसके बाद देखिए दूसरा होता है ऑप्टिक नर्व, सेकेंड यहाँ प्रेजेंट होता है आई में। जो कुछ भी आप देख रहे हैं उसको आपके ब्रेन तक पहुँचाने का काम कौन करेगा, ऑप्टिक नर्व, जो आपके विजन के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। ऑक्यूलोमोटर ये आपके आई बॉल के मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। इसके बाद आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है 5th नंबर का, सबसे लार्जेस्ट की बात करूं, लार्जेस्ट क्रेनियल नर्व पूछेगा, लार्जेस्ट क्रेनियल नर्व। तो लार्जेस्ट क्रेनियल नर्व का आंसर क्या हो जाएगा, ट्राइजेमिनल, जो आपके ऑप्थेल्मिक मतलब आई की मूवमेंट, मैक्सिलरी मैंडिबल, मतलब मैक्सिलरी मैंडिबल और आई, इन तीनों के आपके मूवमेंट पे कंट्रोल कौन करता है, आपका ट्राइजेमिनल, जो कि लार्जेस्ट सबसे बड़ा लार्जेस्ट आपका क्रेनियल नर्व है। क्वेश्चन पूछेगा 10 नंबर को, 10 को अभी जो क्वेश्चन पूछेगा वेगस, ये आपका लॉन्गेस्ट है, ये आपका क्या है, लॉन्गेस्ट है। तो ये दोनों को याद रखना। लॉन्गेस्ट पूछेगा तो आपका आंसर हो जाएगा वेगस नर्व, और यही वेगस नर्व आपके हार्ट बीट को रेगुलेट करने का काम करता है। क्लियर हुआ, इन चीज़ों को याद रखना है। अब इसके बाद और भी आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। यहाँ पर देखिए जो 8 नंबर होता है, 8 नंबर को बोलते हैं आपको ऑडिटरी नर्व। 8 नंबर को क्या बोलते हैं, ऑडिटरी नर्व, मतलब आपके इस ईयर से ब्रेन से कनेक्शन जुड़ा हुआ है, ये आपका 8 क्रेनियल नर्व है। इसके बाद 9 को याद रखना, 9 को बोलते हैं ग्लोसोफेरेंजियल, मतलब टंग का, 9 को क्या बोलते हैं, टंग। तो टंग से आपका ग्लोसोफेरेंजियल नर्व है, ये आपके ब्रेन तक पहुंचा हुआ है, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं आपका क्रेनियल नर्व। मतलब टंग में 9 याद रखना, ग्लोसोफेरेंजियल मतलब टंग, जो भी चीज़ आप टेस्ट वगैरह जो आता है, ठीक है, उसको सेंस कौन करता है, हमारा ब्रेन। उसके बाद बताता है आपका ब्रेन जो है कि आप किस चीज़ को टेस्ट कर रहे हो। तो टंग का 9 नंबर का क्रेनियल नर्व, विजन का 2 नंबर का, ऑल्फैक्टरी का 1 नंबर का, ट्राइजेमिनल सबसे लार्जेस्ट होता है, और उसके बाद आपको ऑडिटरी याद रखना है 8 नंबर का होगा ये। और वेगस की बात करेगा तो 10th नंबर का होगा। क्लियर, जो लॉन्गेस्ट है। आइडेंटिफाई द फेज ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल वेयर एलएच और एफएसएच ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स, और इसका मतलब होता है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स। और ये दोनों हार्मोन्स को कौन रिलीज करता है, सबसे पहले तो ये समझो, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स और आपका फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स, ये दोनों हार्मोन्स को रिलीज कौन करता है, एंटेरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, ये याद रख लो, एंटेरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। इंटीरियर पिट्यूटरी जो हमारा ग्लैंड है,
ये आपका एलएच और एफएसएच को क्या करता है, रिलीज करता है। तो ये पूछ रहा है कि मेंस्ट्रुअल साइकिल में किस फेज में इसका ये अपना मैक्सिमम पीक लेवल पे रहेगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ओव्यूलेटरी फेज। किस फेज में हो जाएगा, ओव्यूलेशन। जब एक फीमेल में ओवम का प्रोडक्शन होना स्टार्ट होता है उस समय इनका लेवल एकदम पीक पे रहेगा। ओव्यूलेशन मतलब होता है ओवम का, ओवम या फिर बोल सकते हैं एग का क्या होना, फॉर्मेशन होगा। और ये कहाँ से होता है, आपका ओवम और एग का फॉर्मेशन होता है उनके ओवरी वाले पार्ट पे। कहाँ पर से होगा उसका, ओवरी, फीमेल्स के ओवरी वाले पार्ट से ओवम या फिर एग का डेवलपमेंट जो स्टेट होता है इसी को क्या बोलते हैं, ओव्यूलेटरी फेज। और इस फेज पे इंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड क्या रिलीज करता है, एलएच और एफएसएच। ठीक है, इतना पॉइंट क्लियर हुआ, जो कि आपका एक मेंस्ट्रुअल साइकिल का ही फेज है। देख सकते हैं, थोड़ा सा मैं ब्रीफ में बता देता हूँ, क्वेश्चन यहाँ से आपसे पूछ सकते हैं कि मेंस्ट्रुअल फ्लो होगा आपका। ठीक है, मेंस्ट्रुअल फेज में कुछ आपके ब्लीडिंग वाली फेज होता है, ब्लीडिंग जिसको आप लोग पीरियड्स भी बोलते हैं आपका। ठीक है, जो आपका 3 से 5 डेज के लिए रहेगा। एक फीमेल्स की मैं बात करूं तो आपका जो ब्लीडिंग वाला फेज होते हैं जिसको पीरियड्स बोलते हैं वो आपका 3 to 5 डे होगा। जो कि इसमें क्या होता है, जो इंडोमेट्रियम वॉल्व है, ठीक है, जैसे ये यूट्रस है तो यूट्रस की जो वॉल्व होती है, ठीक है, इसी को क्या बोलते हैं, यूट्रस। यूट्रस जहाँ पर बच्चा आपका सर्वाइव करता है 9 मंथ के लिए, तो इसका जो वॉल होता है इसको क्या बोलते हैं, इंडोमेट्रियम। तो जो इंडोमेट्रियम है ये आपका ब्रेक होता है और इंडोमेट्रियम आपका ब्रेक हो जाएगा और ब्रेक होने की वजह से ब्लीडिंग के फॉर्म में आपका क्या स्टार्ट होता है, मेंस्ट्रुअल फ्लो। इतना पॉइंट क्लियर हुआ। साथ ही साथ जो आपका अनफर्टिलाइज एग है, जो फर्टिलाइज नहीं हो पाया, तो उसके साथ ही साथ आपका जो एग भी होता है ये भी एग जो होगा आपका जो फर्टिलाइज नहीं हो पाया, जिसको स्पर्म नहीं मिल पाया तो फर्टिलाइज नहीं हुआ, वो आपके मेंस्ट्रुअल फ्लो के थ्रू आपके मतलब फीमेल्स की बॉडी से रिमूव होते हैं। 3 to 5 डेज का उनका एमसी साइकिल चलेगा। उसके बाद फिर क्या होता है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग फेज। कि फॉलिकुलर फेज में क्या होते हैं आपका, फिर से आपका एफएचएच फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स, ल्यूटिलाइजिंग हार्मोन्स जो इंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड रिलीज करेगा और फिर से आपका एक नए फॉलिकल्स, नए स्टार्ट तरीके से ओवरी में क्या स्टार्ट हो जाएगा, फॉलिकल्स का बनना स्टार्ट हो जाएगा। इसके बाद देखिए ओव्यूलेटरी फेज में लगभग आपको 14 डे में क्या हो जाएगा, ये अपने पीक लेवल पे रहेगा और यहाँ से ओव्यूलेशन अकर होगा। मतलब वहाँ से अब जो एग है वो फुली मैच्योर हो जाएगा। अब वो आपका नेक्स्ट, ठीक है, फिर आपका ओव्यूलेशन तैयार हो जाएगा। ओव्यूलेशन से एक मैच्योर एग का फॉर्मेशन होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद से एक ल्यूटियल फेज आ जाएगा। ल्यूटियल फेज आपका अब वेट करेगा, मतलब एक बार ओव्यूलेशन होने के बाद जो ओवम है वो वेट करेगा स्पर्म के लिए। स्पर्म आएगा तो फर्टिलाइज हो जाएगा, स्पर्म नहीं आ पाएगा तो फिर जो ओवम है ये आपका क्या हो जाएगा, 28 डे के बाद फिर से आपका ये साइकिल फिर से स्टार्ट हो जाएगा। 1 मंथ का आपका साइकिल है, लगभग 28 डे का। क्लियर हो गया। यदि स्पर्म मिल गया ओवम को तो प्रेगनेंसी कंसीव हो जाएगा, नहीं तो फिर से मेंस्ट्रुअल फ्लो स्टार्ट हो जाएगा। क्लियर। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं, प्रोजेस्टेरॉन जो हार्मोन्स होता है ये कौन रिलीज करता है, आपका कार्पस ल्यूटियम। क्वेश्चन पूछ सकता है, यदि प्रेगनेंसी कंसीव होगा तो प्रोजेस्टेरॉन का लेवल हाई हो जाएगा और एस्ट्रोजन का लेवल कम हो जाएगा, मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप हो जाएगा प्रेगनेंसी कंसीव हो गया तो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सेल दैट सीक्रेट द हाइड्रोक्लोरिक एसिड इन द स्टमक इज कॉल्ड, इसको बोलते हैं हम लोग पेराइटल सेल। ये हमारा स्टमक है, तो स्टमक में क्या प्रेजेंट होता है, पेराइटल सेल, पेराइटल सेल। और इसी पेराइटल सेल से क्या रिलीज होता है, एचसीएल। इसका पीएच कितना होता है आपका 2 से लेकर मतलब 1.5 से लेकर 2 इसका पीएच होता है, हाईली एसिडिक है। ये चीज़ को याद रखना, हमारे स्टमक क्या है, हाईली एसिडिक इन्वायरमेंट होता है। देखिए पीएच देखिए 1.2 से 1.5 से लेकर 2 आपका इसका पीएच होता है। क्लियर हुआ। और ये कहाँ से रिलीज होता है, स्टमक के पेराइटल सेल्स। एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे कि एचसीएल का रिलीज पेराइटल सेल से ही होगा। और भी कुछ क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि ग्लोबुलेट सेल से क्या होगा, म्यूकस होगा, क्योंकि आपकी स्टमक के वॉल को एचसीएल की वजह से कुछ प्रॉब्लम ना हो तो वहाँ पर एक म्यूकस का भी सिक्रेशन होता है जो ग्लोबुलेट सेल रिलीज करेगा। पेराइटल सेल से एचसीएल रिलीज होता है। चिप सेल से पेप्सिनोजन आपका रिलीज होगा। ठीक है, आगे चल के पेप्सिनोजन पेप्सिन बनाएगा जो आपके प्रोटीन के डाइजेशन में हेल्प करेगा। डी सेल जो होगा ये आपके सोमेटोस्टेटिन बनाएगा और जो जी सेल होता है ये आपका गैस्ट्रिन का फॉर्मेशन करेगा। तो ये सब आपके स्टमक में प्रेजेंट होते हैं, ये सब सेल जो हैं और जिनका डिफरेंट फंक्शन भी है। नेक्स्ट 13 देखिए, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर द हार्मोन्स ऑफ द एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। ठीक है, बस
इसको याद रखो, इंटीरियर मतलब जो सामने साइड से पिट्यूटरी ग्लैंड के रिलीज होने वाले हार्मोन्स है। तो ग्रोथ हार्मोन्स तो रिलीज होता है, ठीक है, एंटी डायरेटिक हार्मोन्स नहीं रिलीज होता है, प्रोलैक्टिन भी होता है, ये भी होता है, TSH हो गया, ये सब चीज़ें क्या होती हैं, इंटीरियर वाले पार्ट से रिलीज होता है। लेकिन जो आपका एंटी डायरेटिक हार्मोन्स है जिसका दूसरा नाम क्या है, वेसोप्रेसिन, इसी का दूसरा नाम होता है वेसोप्रोसिन। ये जो वेसोप्रोसिन है ये आपके पोस्टीरियर पार्ट से रिलीज होते हैं। तो दो ही चीज़ याद रखना, एक तो वेसोप्रोसिन, दूसरा आपका ऑक्सीटोसिन। ये दोनों हार्मोन्स याद रखना जो आपके पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज होते हैं, वेसोप्रोसिन और ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स। चलिए नेक्स्ट देख सकते हैं, ग्रोथ हार्मोन, TSH, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन जिसकी अभी मैं बात कर रहा था, प्रोलैक्टिन हार्मोन्स, ग्रोथ हार्मोन्स और आपका मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स, ये सब आपके इंटीरियर पिट्यूटरी के स्टार्टिंग वाला मतलब सामने की तरफ से होंगे और पोस्टीरियर मतलब बैक साइड से रिलीज होते हैं आपके एंटी डायरेटिक हार्मोन। इसी का दूसरा नाम है वेसोप्रेसिन जो आपकी यूरिन आउटपुट के लेवल को कंट्रोल करेगा। दूसरा होता है ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स जो कि आपका कंट्रैक्शन कराएगा, मतलब डिलीवरी के टाइम पे काफ़ी यूजफुल होता है ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स, और इसका काम होता है यूट्रस को क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्ट करने का काम करेगा, मतलब डिलीवरी के टाइम पे काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है ऑक्सीटोसिन हार्मोन जो है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। क्वेश्चन पूछ रहा है एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट का करेक्ट स्टेटमेंट क्या होगा। तो देखिए जैसे ही, ठीक है, स्पर्म और ओवम दोनों आपस में जब मिलेंगे एक फर्टिलाइज हो जाएगा, एक जो है वो आपका क्या हो जाएगा, फर्टिलाइज। और ये प्रोसेस कहाँ पर होता है, फीमेल के आपका ये जो फीमेल्स के जो आपके ट्यूब्यूल्स होते हैं आपके, ठीक है, वहाँ पर हो जाएगा आपका फॉलिकल्स में होंगे। जैसे ही आपका एग फर्टिलाइज हो जाएगा, ठीक है, एग जैसे फर्टिलाइज होगा तो सबसे पहले किसका फॉर्मेशन होता है, जाइगोट का फॉर्मेशन होगा। जाइगोट के बाद फिर इसी का एम्ब्रियो का क्या है, एक डिफरेंट फेज होता है। जैसे ही आपका स्पर्म ओवम, जैसे ही आपका इसको फर्टिलाइज किया स्पर्म ने ओवम को, एग आपका फर्टिलाइज हो गया, ठीक है, इसके बाद वो किस में आ जाएगा, आपका यूट्रस पे आ जाएगा। किस पे आ जाएगा, डेवलप होने के लिए यूट्रस पे। फिर यूट्रस पे डिफरेंट स्टेप होते हैं। जाइगोट के बाद मेरुला बनेगा, मेरुला के बाद ब्लास्टुला बनेगा, उसके बाद गैस्टुला बनेगा, उसके बाद फाइनली क्या बोलता है, एम्ब्रियो। तो ये सब डिफरेंट स्टेजेस हैं कि किस तरीके से एक यूट्रस में बच्चा आपका क्या करता है, डेवलप करता है। तो इसका ये वाला सीक्वेंस बिल्कुल करेक्ट है और एग्जाम में इस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है, कि इसका आप स्टेप बताओ एम्ब्रियो डेवलपमेंट का। तो सबसे पहले क्या बनेगा, जाइगोट बनेगा, जाइगोट के बाद मोरुला, मोरुला के बाद ब्लास्टुला, उसका गैस्टुला, गैस्टुला के बाद फाइनली क्या बोलते हैं, एम्ब्रियो। एम्ब्रियो के बाद फिर जो 1 मंथ का होगा बच्चा, 2 से 3 महीने, उसको फिर फीटस बोलेंगे, फिर इन्फेंट बोलेंगे, ठीक, इस तरीके से इसका नेम होगा आपका, ठीक है। और ये जो आपका फर्टिलाइजेशन होता है ना, वो फॉलोपियन ट्यूब में होगा। एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है, कि आपका स्पर्म ओवम कहाँ पर फर्टिलाइज होते हैं। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, फॉलोपियन ट्यूब। और उसके बाद फॉलोपियन ट्यूब में फर्टिलाइज होगा, बट बच्चा में जो जाइगोट होगा वहीं पर जाइगोट का फॉर्मेशन होगा, फिर यूट्रस में बच्चा आ जाएगा, आपका एम्ब्रियो बन जाएगा वहाँ पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को आप सॉल्व करते हैं, ठीक है। ये देख सकते हैं आपका जाइगोट थोड़ा सा क्लीवेज होगा, इस तरीके से चेंजेस आएगा, फिर आपका ब्लास्टुला बनेगा, फिर गैस्टुला, इस तरीके से आपका सीक्वेंस चलेगा। व्हाट डज द टी वेब प्रेजेंट, टी वेब क्या प्रेजेंट होता है, 15 नंबर का क्वेश्चन है। तो पी वेब, आपका टी वेब की बात करें, पी नहीं है टी वेब, तो ये आपका ईसीजी से क्वेश्चन पूछा गया। ईसीजी क्या होता है, इस तरीके का आपका, जरूर आपने ईसीजी देखा होगा। ये देखिए इसको बोलते हैं PQRST। तो आपसे ये पूछ रहा है कि टी वेब आपको क्या बताता है। तो टी वेब इट प्रेजेंट द रिपोलराइजेशन ऑफ द वेंट्रिकल। ये हार्ट है, तो हार्ट के नीचे वाले चेंबर को बोलते हैं वेंट्रिकल। तो इस वेंट्रिकल के रिलैक्सेशन वाले फेस को इंडिकेट करता है टी वेब। यहाँ पर देखिए डीपोलराइजेशन ऑफ द आर्ट्रिया, यदि ये क्वेश्चन पूछता तो इसका आंसर हो जाता, डीपोलराइजेशन को कौन बताता है, आर्ट्रियम का पी वेब, इसको बोलते हैं आर्ट्रिया, ऊपर को क्या बोलते हैं, आर्ट्रियम। तो आर्ट्रियम के डीपोलराइजेशन को शो करता है ये आपका पी वाला वेब। और आपका वेंट्रिकल का, ठीक है, वेंट्रिकल का आपका डीपोलराइजेशन ऑफ द आर्ट्रियम एंड मतलब वेंट्रिकल का, इसको कौन बताता है, आपका QRS। तो QRS क्या बताता है, आपके वेंट्रिकल के डीपोलराइजेशन को, डीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल। ये क्वेश्चन में पूछ देता आपसे कि ईसीजी में QRS क्या बताता है, तो ये आपका
डिपोलराइजेशन ऑफ द वेंट्रिकल, मतलब इस वाले चेंबर आपका पंप कर रहा है, इस बात को बताता है आपका QRS कॉम्प्लेक्स। P बताता है कि आपका ऊपर वाला चेंबर सही तरीके से कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, और जो T वाला वेव है ये बताएगा कि आपका हार्ट सही तरीके से रिलैक्स कर रहा है, मतलब रिप्रेजेंट द रिपोलराइजेशन ऑफ द वेंट्रिकल, कि इस वेंट्रिकल वाला पार्ट सही तरीके से रिलैक्स कर रहा है। ये ECG से आपसे क्वेश्चन पूछा गया था। ECG का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रो, ठीक है, इसका इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम होता है ECG का, जो हार्ट की एक्टिविटी को मेजर करने के लिए यूज किया जाता है। चलिए नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एडाप्टिव इम्यूनिटी। एडाप्टिव इम्यूनिटी मतलब जिस इम्यूनिटी को हमको ऐड करना पड़ता है अपने लाइफ में। एक होता है इनेट इम्यूनिटी, जो आपको बाय बर्थ मिलता है, जो आपको कैसे मिलेगा, बाय बर्थ, ये बर्थ से ही आपको मिल जाएगा चीज़ें जो हैं। बट एक्वायर्ड इम्यूनिटी या फिर एडाप्टिव इम्यूनिटी मतलब जिसको अपने को ऐड करना पड़ता है, जैसे अभी कोविड के लिए अपने को क्या लगाना पड़ा था, वैक्सीन लगाना पड़ा था। तो ये किस तरीके का है, हमारे बॉडी में कोविड के लिए तो एंटीबॉडी नहीं बन सकता है, तो हमने वैक्सीन के थ्रू अपने बॉडी में इस इम्यूनिटी को, मतलब कोविड के लिए इम्यूनिटी को डेवलप कराया है हमारे बॉडी में। तो इसको किस तरीका का बोलते हैं, एक्वायर, हमने इसको एक्वायर किया हुआ है, और इसी को बोलते हैं एडॉप्टिव इम्यूनिटी। हमको बाय बर्थ है ऐसा कुछ नहीं मिला हुआ था, ना तो हमारा बॉडी कोविड के लिए कभी भी एंटीबॉडी बना सकता था। तो हमने कोविशील्ड कोवैक्सीन लिया, जिसकी वजह से हमारे बॉडी में कोविड के अगेंस्ट क्या बन गया, एंटीबॉडी, मतलब उससे अपने बॉडी को एक इम्यूनिटी मिल गया, ताकि कोई भी बैक्टीरिया को कल के डेट पे यदि कोविड हमारे बॉडी पर अटैक करेगा तो हमारे बॉडी को कोई भी हार्मफुल इफेक्ट नहीं आएगा। ठीक है, इसी को बोलते हैं एडॉप्टिव। एक्वायर, हमने एक्वायर किया है वैक्सीन लगने के बाद। चलिए, मेटास्टेसिस रिफर टू, मेटास्टेसिस एक कैंसर के स्प्रेड के डिनोट करता है। मेटास्टेसिस जैसे बोलेगा ये क्या बताता है, आपका स्प्रेडिंग की बात करता है। ठीक है, कि जो आपका कैंसर सेल है वो आपका टर्सरी फेज पे पहुंच गया। प्राइमरी फेज होता है जिसको बिनाइन बोलते हैं, बिनाइन मतलब एकदम प्राइमरी का फेज है, जब कैंसर सेल क्या है, अभी आपका ज़्यादा स्प्रेड नहीं हुआ है। लेकिन जो टर्सरी स्टेट होता है, जब कैंसर सेल आपका किसी डिस्टेंस साइड पे क्या होता है, मतलब बॉडी के अलग अलग साइड पे जाके स्प्रेड होना स्टार्ट हो जाता है, उस फेज को बोलते हैं टर्सरी फेज, और जहाँ से बच पाना बहुत ही मुश्किल होता है। मुश्किल से डॉक्टर जवाब दे देता है कि 6 महीने या फिर 1 या 2 साल तक ये आपका सर्वाइव कर सकता है। प्राइमरी स्टेज पे पता चल गया ट्यूमर का तो ट्रीटमेंट पॉसिबल है, लेकिन यदि टर्सरी फेज पे पता चला, मतलब मेटास्टेसिस फेज पे पता चला, जब जो ट्यूमर है वो आपका स्प्रेड करना, फैलना स्टार्ट कर दिया पूरे बॉडी के पार्ट में, तब उस पेशेंट की जान बचा पाना बहुत ही मुश्किल है। और कैंसर क्या होता है, एबनॉर्मल सेल ग्रोथ। एबनॉर्मल सेल ग्रोथ ही क्या बोलते हैं, कैंसर। वो किसी भी पार्ट, किसी भी बॉडी के पार्ट का आपका एबनॉर्मल तरीके से ग्रोथ हो सकता है। जैसे ब्रेन ट्यूमर मतलब ब्रेन का सेल एबनॉर्मल तरीके से ग्रो कर रहा है। बोन कैंसर मतलब बोन की सेल एबनॉर्मल तरीके से ग्रो कर रही है। ठीक है, ब्रेस्ट कैंसर मतलब ब्रेस्ट में कहीं पर ट्यूमर का फॉर्मेशन हो गया। लंग्स कैंसर मतलब लंग्स की सेल एबनॉर्मल तरीके से क्या कर रही है, ग्रो कर रही है। तो इसी को मतलब जिस पार्ट में आपका कुछ प्रॉब्लम आया, सेल एबनॉर्मल तरीके से डिवाइड हो गया, उसी को उसका क्या बोलते हैं, कैंसर। नेक्स्ट, ठीक है, नेक्स्ट आपका एन्यूरिज्म रिफर टू। एन्यूरिज्म किसको बोला जाता है, तो एन्यूरिज्म मतलब होता है आपका एबनॉर्मल तरीके से ब्लड वेसल का डायलेट होना को ही क्या बोलते हैं, एन्यूरिज्म। तो एन्यूरिज्म मतलब होता है एबनॉर्मल डायलेशन ऑफ द ब्लड वेसल, और द ब्लड वेसल एबनॉर्मल तरीके से डायलेट हो जाएगा ब्लड वेसल, तो इससे क्या हो जाएगा, बीपी फॉल हो जाएगा, बीपी क्या हो जाएगा, डाउन हो जाएगा। तो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड ये आपका सिचुएशन हो जाएगा उस पेशेंट के लिए। तो याद रखना, एन्यूरिज्म मतलब एबनॉर्मल डायलेशन ऑफ द ब्लड वेसल। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ठीक है, आपका कॉर पल्मोनेल रिफर टू, ठीक है, एक टर्मिनोलॉजी है, ये भी एक टर्मिनोलॉजी से रिलेटेड है, और इसका मतलब क्या होता है, जब आपका हार्ट का राइट साइड काम करना बंद कर दे तो इसको स्पेशल टर्म दिया जाता है आपका कॉर पल्मोल रिफर। ठीक है, ये टर्मिनोलॉजी है। जब हार्ट का, ये हमारा हार्ट है, तो हार्ट के यदि ये वाला राइट वाला पोर्शन काम करना बंद कर दे, पंपिंग करना बंद कर दे, तो इसको एक स्पेशल नाम देते हैं, इसको बोलते हैं कोपरमोल आपका। ठीक है, कॉर पल्मोनेल, ठीक है, कॉर पल्मोनेल। चलिए नेक्स्ट, ब्लड प्रेशर, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है आपका। ब्लड प्रेशर किसको बोलते हैं, तो ब्लड प्रेशर मतलब हमेशा ब्लड प्रेशर आर्टरी का मेजर करते हैं, ये हमेशा याद रखो। ब्लड प्रेशर किसका मेजर करते हैं, आर्टरी में, क्योंकि आर्टरी में प्रेशर ज़्यादा होता है, आर्टरी में प्रेशर आपका ज़्यादा होगा। ठीक है, एज कम्पेयर टू द वेन। और इसका मतलब क्या होता है, कार्डियक आउटपुट इक्वल टू
पेरिफेरल रेजिस्टेंस। तो इसका फार्मूला क्या होता है आपका, ब्लड प्रेशर इक्वल टू कार्डियक आउटपुट। कार्डियक आउटपुट मतलब क्या होता है आपका, वॉल्यूम ऑफ द ब्लड पंप बाय द हार्ट इन अ 1 मिनट। ठीक है, 1 मिनट के अंदर में आपका हार्ट जितने ब्लड को पंप करता है उस वॉल्यूम को क्या बोलते हैं, कार्डियक आउटपुट। और पेरिफेरल रेजिस्टेंस मतलब जो आपका ब्लड जब आपको फ्लो कर रहा है तो इस पे कितना प्रेशर, कितना रेजिस्टेंस क्रिएट कर रहा है इस ब्लड वेसल पे, तो ये आपका पेरिफेरल रेजिस्टेंस होता है। पेरिफेरल रेजिस्टेंस कम होगा तो अब बीपी फॉल होगा, और मतलब बीपी आपका फॉल हो जाएगा, और जैसे पेरिफेरल रेजिस्टेंस आपका बढ़ जाएगा तो ब्लड प्रेशर कंस्ट्रिक्ट हो जाएगा तो बीपी इंक्रीज हो जाएगा। ये कॉन्सेप्ट है पेरिफेरल रेजिस्टेंस का। और फिर से बताता हूँ, ब्लड प्रेशर यदि आप मतलब आपका जो ब्लड वेसल है इस पे रेजिस्टेंस जो होता है इसी को बोलते हैं पेरिफेरल रेजिस्टेंस। यदि बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस है तो वेसो कंस्ट्रिक्शन हो जाएगा, कम रेजिस्टेंस है तो वेसो डायलेशन हो जाएगा। नेक्स्ट एंजियोजेनेसिस। तो एंजियोजेनेसिस जो एंजियो वर्ड है याद रखना हमेशा, एंजियो जो होता है यह हमेशा आपका ब्लड वेसल को रिप्रेजेंट करता है। ये टर्म किसके लिए रिप्रेजेंट करते हैं, ब्लड वेसल। और जेनेसिस मतलब क्या होता है, जेनेसिस मतलब होता है आपका फॉर्मेशन। तो ऐसा कुछ यहाँ पर ऑप्शन में है क्या, फॉर्मेशन ऑफ द न्यू ब्लड वेसल। नए ब्लड वेसल का बनने ही क्या कहलाता है, एंजियोजेनेसिस। तो एंजियो जहां पर भी आएगा समझ लेना, जैसे एंजियोप्लास्टी होता है, ठीक है, तो मतलब ब्लड वेसल की कहीं कहीं पर कुछ प्रॉब्लम है और उसके वजह से उसमें क्या किया जा रहा है, उसका ट्रीटमेंट किया जा रहा है। ठीक है, तो एंजियो मतलब ब्लड वेसल, जेनेसिस मतलब इसका फॉर्मेशन होना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑल ऑफ द फॉलोइंग अकर ड्यूरिंग द इपिलेप्सी। इपिलेप्सी को ही क्या बोलते हैं, कन्वर्जन ही बोलते हैं, एक्सेप्ट। तो इपिलेप्सी में क्या प्रॉब्लम होता है, इंक्रीज द सोडियम कंडक्टेंस। बिल्कुल करेक्ट है आपका कि इपिलेप्सी कंडीशन में सोडियम का कंडक्शन बहुत ही ज़्यादा हाई हो जाता है। पॉइंट तो बिल्कुल सही है आपका। दूसरा देखिए कि इंक्रीज द एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर, ये भी स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है कि एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर के एक्सेस अमाउंट में रिलीज होने की वजह से भी क्या होता है, कन्वर्जन होता है। डिक्रीज द, फिफ्थ नेक्स्ट क्या लिखा है, डिक्रीज द गाबा, ये भी बिल्कुल करेक्ट है कि गाबा एक्चुअली में क्या होता है, गाबा अमीनो ब्यूटारिक एसिड, ये आपका एक इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर होता है। ये आपका इनहिबिटरी टाइप का न्यूरोट्रांसमीटर होता है। इसका लेवल डिक्रीज होगा तो भी इपिलेप्सी की प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि ये डिक्रीज होगा मतलब आपका एक्साइटेटरी वाला इंक्रीज होगा, यही तो होगा ना, दोनों को बैलेंस करके चलता है ना बॉडी। एक्साइटेटरी इनहिबिटरी दोनों न्यूरोट्रांसमीटर का लेवल क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, इतना पता है, ठीक है, बैलेंसिंग होना चाहिए। ये एक का भी लेवल कम होगा तो दूसरा का लेवल आपका हाई हो जाएगा। तो यहाँ पर यही तो हो रहा है, गाबा का लेवल कम हो गया मतलब ये इनहिबिटरी है और एक्साइटरी है, दोनों मेंटेन करके चले हुए हैं। अब क्या हुआ, गाबा इनहिबिटरी का लेवल डाउन हो गया तो इसका लेवल क्या हो गया, हाई हो गया, तो इपिलेप्सी काज करता है। सोडियम कंडक्टेंस की वजह से डीपोलराइजेशन होगा, एक्साइटमेंट आएगा, इपिलेप्सी काज करेगा, मतलब एक नॉर्मल तरीके से ब्रेन में इलेक्ट्रिक सिग्नल बनना स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद देखिए इंक्रीज द डोपामिन रिलीज, नहीं, इंक्रीज यदि डोपामिन होगा तो आपका इससे इपिलेप्सी का कोई भी रिलेशन नहीं है। इतना पॉइंट क्लियर हुआ। ये यदि ज़्यादा बढ़ जाएगा तो साइकोसिस की प्रॉब्लम आती है, ठीक है, डोपामिन का अमाउंट बहुत ज़्यादा इंक्रीज होता है तो साइकोसिस की प्रॉब्लम आती है, ना कि इपिलेप्सी। तो इपिलेप्सी में याद रखो सोडियम का लेवल हाई हो जाएगा, गाबा का लेवल कम हो जाएगा और एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर का लेवल इंक्रीज हो जाएगा। ये सब आपके रीजन है इपिलेप्सी होने के। नेक्स्ट, टाइप 2 डायबिटीज इज द कैरेक्टराइज्ड बाय, 23 क्वेश्चन है टाइप 2 डायबिटीज। तो टाइप 2 डायबिटीज को क्या बोलते हैं, इसी का दूसरा नाम और है इंसुलिन रेजिस्टेंस डायबिटीज। इसी का दूसरा नाम क्या है, इंसुलिन रेजिस्टेंस डायबिटीज, जिसमें आपका इंसुलिन के लिए क्या हो जाता है, रेजिस्टेंस हो जाता है सेल जो है। जो पहला जो होता है टाइप 1 डायबिटीज़, इसको बोलते हैं इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़। तो फर्स्ट वाले डायबिटीज़ में क्या होता है, आपकी इंसुलिन की डिफिशियंसी होने की वजह से डायबिटीज़ का प्रॉब्लम देखने को मिलता है। मतलब पेंक्रियाज का बीटा सेल सफिशिएंट अमाउंट में यदि आपका इंसुलिन हार्मोन्स ना बनाए, जिसके वजह से क्या होता है, टाइप 1 डायबिटीज़ की प्रॉब्लम होती है, जो ज़्यादातर बच्चों में देखने को मिलता है, तो उसको जुवेनाइल डायबिटीज़ भी बोलते हैं। लेकिन जो टाइप 2 डायबिटीज़ है इसमें क्या होता है, इसमें एक रेजिस्टेंस क्रिएट हो जाता है इंसुलिन के लिए, मतलब बॉडी इंसुलिन के अगेंस्ट रिस्पॉन्ड नहीं करती है, जिसके वजह से ब्लड शुगर लेवल हाई हो जाता है। क्लियर हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अब विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन इज द इंपॉर्टेंट इन द अस्थमा। अस्थमा के लिए एक आपका एंटीबॉडी रिस्पॉन्सिबल होता है। अस्थमा की यदि मैं बात करूं तो वो है आपका IgE। तो अस्थमा के जो पेशेंट होते हैं उनके बॉडी में जब भी कोई वो एलर्जन के कांटेक्ट में आएंगे, पॉलन पॉलिजन या फिर किसी केमिकल्स या रेडिएशन के एक्सपोजर में आएंगे, जिनके वजह से उनकी बॉडी में क्या होता है, एक एलर्जिक कंडीशन स्टार्ट होगी और उसके अगेंस्ट में उनके बॉडी में क्या बनना स्टार्ट होता है, IgE। ये एक्चुअली में क्या है, एक एंटीबॉडी है, ठीक है।
और ये कहाँ पर होगा, आपका मास्ट सेल, और मास्ट सेल और क्या रिलीज करता है, हिस्टामिन रिलीज कर देगा, जो कि आपका एक हिस्टामिन की वजह से क्या होता है, हिस्टामिन की वजह से उनमें अस्थमेटिक अटैक आने स्टार्ट, हिस्टामिन रिलीज होगा जो कि आपका ऑटोकाइट्स है, जिसकी वजह से उसको और भी प्रॉब्लम्स होना स्टार्ट हो जाएगी उस पेशेंट को, अस्थमेटिक अटैक आएगा। नेक्स्ट, डिपोजिशन ऑफ द रूमेटाइड फैक्टर इन द ज्वाइंट इनिशिएट, ठीक है, तो इसको बोलते हैं टाइप 3। जब भी हम लोग बात करें रूमेटाइड आर्थराइटिस, तो ये आपका ऑटोइम्यून डिजीज है जो आपके हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन के एक्सेस अमाउंट में सिक्रेशन, एक्सेस अमाउंट में एक्टिव होने की वजह से ये प्रॉब्लम देखने को मिलता है, जो बेसिकली आपका टाइप 3 हाइपर सेंसिटिविटी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जिसमें आपका क्या होता है, एंटीजन और एंटीबॉडी के बीच क्या हो जाता है, आपका रिएक्शन हो जाता है, और जिसके वजह से आपका टाइप 3 आपको हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन देखने को मिलता है। तो डायरेक्ट आपसे को क्वेश्चन पूछेगा, जैसे अभी आपने पूछा हुआ था अस्थमा, तो अस्थमा में इसका ये करेक्ट आंसर होता है, ठीक है, ये आपका एलर्जी, ये आपका एलर्जी और अस्थमा इस कंडीशन में एक्टिवेट होता है आपका टाइप 1, और यदि टाइप 3 बोलेगा तो टाइप 3 आपका ऑटो इम्यून डिजीज रूमेटाइड आर्थराइटिस के केस में एक्टिव होगा ये वाला, और जो आपका फोर्थ वाला होता है इसको बोलते हैं डिले टाइप ऑफ द, इसको बोलते हैं डिले टाइप ऑफ हाइपर सेंसिटिविटी, जो कि टी सेल की वजह से होता है, ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है, ये आपका टी सेल मेडिएटेड होगा ये चीज़ें जो हैं, और बाकी ये जो चीज़ें होती हैं ये आपका एंटीबॉडी से मेडिएटेड होंगी, ये सब आपका ह्यूमरल इम्यूनिटी के पार्ट हैं, और ये वाला आपका टी सेल या फिर डिले टाइप ऑफ द इम्यूनिटी के पार्ट होता है, ठीक है, आपका हाइपर सेंसिटिविटी जो है। चलिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एक बार जरूर पढ़ लीजिए, एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है। देखिए जो आपका टाइप 1 है ये आपका आईजी रिस्पॉन्सिबल होता है, जो एनाफाइलेक्टिक रिएक्शन या फिर एलर्जिक रिएक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। जो टाइप 2 होता है ये टाइप 2 आपका ब्लड साइटोलाइटिक रिएक्शन होता है, और यहाँ पर आपका एंटीबॉडी जी और एम रिस्पॉन्सिबल होता है, एंटीबॉडी की बात करूँ, और यहाँ पर आपका ब्लड साइटोलाइटिक रिएक्शन है, इसमें हीमोलाइटिक एनीमिया की प्रॉब्लम देखने को मिलता है। और आपका इसकी बात करें हम लोग इम्यून वाले में, तो इम्यून वाले में आपका क्या आ जाएगा, यहाँ पर नहीं आएगा रूमेटाइड आर्थराइटिस, यहाँ पर होता है रूमेटाइड आर्थराइटिस, और इसी को बोला जाता है आपका एंटीजन एंटीबॉडी मेडिएटेड रिएक्शन, जिसको आर्थस रिएक्शन भी बोलेंगे, और इसी कैटेगरी में आ जाएगा आपका रूमेटाइड आर्थराइटिस। जो फोर्थ का होता है ये आपका सेल मेडिएटेड होता है, ये सब चीज़ें आपका एंटीबॉडी मेडिएटेड होगा, ये आपका आईजीई, ये आपका जीएम, और यहाँ पर भी आपका आईजीजी एंटीबॉडी का इन्वॉल्वमेंट होगा। बट ये यहाँ पर आपका टी जो सेल है, टी इम्यूनिटी वाला सेल है ना, टी सेल आपका इम्यून सिस्टम का एक पार्ट होता है, तो इसका इन्वॉल्वमेंट होता है, जो कि डिले टाइप ऑफ द हाइपर सेंसिटिविटी का पार्ट होता है। चलिए यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है हाइपर सेंसिटिविटी से। कार्डियक आउटपुट, तो कार्डियक आउटपुट का डेफिनेशन अभी मैंने बताया आपको, अमाउंट ऑफ ए ब्लड पंप बाय द हार्ट इन 1 मिनट, मतलब 1 मिनट के अंदर में हार्ट जितना ब्लड को पंप करता है इसको क्या बोलते हैं, कार्डियक आउटपुट। और कार्डियक आउटपुट इक्वल टू होगा, फार्मूला की बात करूँ तो मैं, कार्डियक आउटपुट इक्वल टू स्ट्रोक वॉल्यूम, ठीक है, कार्डियक आउटपुट का मतलब क्या हो जाएगा, स्ट्रोक वॉल्यूम इनटू द हार्ट रेट। स्ट्रोक वॉल्यूम क्या होता है आपका, पर बीट होगा, पर बीट। देखिए दोनों में क्या डिफरेंस अभी मैं बता रहा हूं, पर को लिख देता हूं हार्ट बीट, इसका मतलब समझिए, ठीक है। अमाउंट ऑफ ए ब्लड पंप बाय द हार्ट इन 1 मिनट, इसको क्या बोलते हैं, कार्डियक आउटपुट। और स्ट्रोक वॉल्यूम को इसको बोलते हैं अमाउंट ऑफ ए ब्लड पंप बाय द हार्ट पर बीट, एक बीट में जितने अमाउंट ऑफ ब्लड को आपका आउट करेगा, बाहर करेगा, पंप करेगा, इसको बोलते हैं स्ट्रोक वॉल्यूम। और ये आपका 1 मिनट में जितने अमाउंट ऑफ ब्लड को क्या करेगा, बाहर फेंकेगा, आपका पंप करेगा, इसको बोलते हैं कार्डियक आउटपुट। और 1 बीट में लगभग आपका 70 ml के करीब ब्लड को आपका हार्ट क्या करता है, पंप करता है, जिसको बोलते हैं स्ट्रोक वॉल्यूम। और 1 मिनट में कितने बार आपका हार्ट रेट, मतलब आपका हार्ट बीट 1 मिनट में कितने बार होता है, 72 टाइम्स। तो ये हो गया स्ट्रोक वॉल्यूम कितना हो गया, 70। 1 मिनट में आपका हार्ट रेट कितना होता है ऑन एवरेज, 72, मतलब 72 टाइम्स बार बीट करता है ना हार्ट। तो दोनों के जब आप कैलकुलेट करोगे, इंटू करोगे, तो कितना हो जाएगा आपका, इतना आपका ml हो गया, लगभग 5 लीटर के करीब हो गया। कितना हो गया, 5 लीटर के करीब। मतलब देखिए आपका हार्ट जो है 1 मिनट के अंदर में पूरे 5 लीटर ब्लड को क्या कर देता है, पंप कर देता है। और हमारे बॉडी में ऑन एवरेज 5 लीटर ब्लड ही तो प्रेजेंट होता है, मतलब आपका हार्ट 1 मिनट के अंदर में ही पूरे बॉडी के ब्लड को क्या कर देता है, पंप कर देता है, ठीक है। और इसी को बोलते हैं कार्डियक आउटपुट। और जितना ज़्यादा कार्डियक आउटपुट होगा बीपी उतना ही बढ़ेगा, कार्डियक आउटपुट कम होगा तो बीपी फॉल हो जाएगा। तो ये फार्मूला को जरूर आपको पढ़ना है, कार्डियक आउटपुट इक्वल टू क्या होगा, स्ट्रोक वॉल्यूम इनटू हार्ट रेट या फिर हार्ट बीट। चलिए
फिर देखिए 21 क्वेश्चन, द कॉजेटिव माइक्रो ऑर्गन फॉर द गोनोरिया। जो गोनोरिया हो गया, जो सिफिलिस, ये आपके सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज होंगे। तो इसका आपका कॉजेटिव एजेंट पूछ रहे थे तो किसके वजह से गोनोरिया की प्रॉब्लम है, ठीक है। तो ये आपका सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज का एग्जाम्पल होता है गोनोरिया और सिफिलिस, और इसके लिए कॉजेटिव एजेंट होता है आपका नीसेरिया गोनोरिया, ठीक है। ये आपका कॉजेटिव एजेंट एग्जाम में पूछ सकता है कि कॉजेटिव एजेंट गोनोरिया का क्या होता है, नीसेरिया गोनेरिस होता है, ठीक है। और ये जो आपका होता है, ठीक है, ट्रिपोनोमा पेलिडम, ये आपका सिफिलिस के लिए होगा। ये किसके लिए होता है, सिफिलिस के लिए कॉजेटिव एजेंट। दोनों को याद रखो, सिफिलिस और गोनोरिया, ये दोनों आपका सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज के एग्जाम्पल होते हैं। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज के ये एग्जाम्पल होते हैं, क्लियर। और इनके ये दोनों कॉजेटिव एजेंट हैं। नेक्स्ट, द परनीसियस एनीमिया इज द फॉर्म ऑफ द विच क्लास ऑफ द एनीमिया। तो जो परनीसियस एनीमिया होता है बेसिकली ये आपका विटामिन B12 की डिफिशियंसी की वजह से होता है, B12 की डिफिशियंसी। और एक होता है आपका मेगलोब्लास्टिक एनीमिया, एक होता है मेगलोब्लास्टिक एनीमिया। और ये जो मेगलोब्लास्टिक एनीमिया होगा ये आपका फोलिक एसिड जिसको बोलते हैं B9, और दूसरा होता है आपका ये विटामिन B12। इन दोनों की कमी के वजह से, डिफिशियंसी की वजह से मेगलोब्लास्टिक एनीमिया होता है, जिसमें जो आरबीसी का सेफ है ये आपका क्या हो जाएगा, लार्ज हो जाएगा, और इसी को क्या बोलते हैं, मेगलोब्लास्ट। तो ये आपका किसका पार्ट होता है, एक्चुअली में आपका मेगलोब्लास्टिक का ही पार्ट होता है परनीसियस एनीमिया जो है, ठीक है। ये आपका सिर्फ विटामिन B12 की डिफिशियंसी से होगा तो उसको परनीसियस एनीमिया बोलेंगे, और फोलिक एसिड और विटामिन B12 दोनों विटामिन की डिफिशियंसी से होगा तो इसको क्या बोलेंगे, मेगलोब्लास्टिक एनीमिया। और ये दोनों विटामिन B12 और फोलिक एसिड जिसको विटामिन B9 बोलते हैं, ये दोनों काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है आरबीसी के मैच्योरेशन होने की वजह से। यदि किसी के बॉडी में इसकी कमी हो जाए तो क्या होगा, आपका आरबीसी सही तरीके से मैच्योर नहीं हो पाएगा, इसका साइज बढ़ जाएगा, जो रिस्पॉन्सिबल होता है मेगलोब्लास्टिक एनीमिया के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द एक्सेसिव रिलीज ऑफ द ग्लूकोकॉर्टिकॉइड कॉज। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड का यदि बहुत ज़्यादा रिलीज हो रहा है तो उस डिजीज को बोलते हैं क्यूसिंग सिंड्रोम। और ऐसे क्वेश्चन आपसे डायरेक्ट आप पूछते आ जाता है, ठीक है, कि ग्लूकोकॉर्टिकॉइड हार्मोन्स के एक्सेसिव रिलीज की वजह से क्या प्रॉब्लम देखने को मिलेगा, तो क्यूसिंग सिंड्रोम देखने को मिलेगा। मेगलोब्लास्टिक एनीमिया क्या होता, मतलब एक्रोमेगली क्या होता है, ग्रोथ हार्मोन्स का एक्सेस सिक्रेशन की वजह से। ठीक है, एक्रोमेगली क्या होता है कि ग्रोथ हार्मोन्स का एक्सेस रिलीज होने की वजह से मेगलोब्लास्टिक मतलब एक्रोमेगली मतलब एब नॉर्मल तरीके से साइज इंक्रीज हो जाएगा किसी पर्सन का। और ड्वार्फिज्म मतलब होता है बौनापन, मतलब यदि ग्रोथ हार्मोन्स की कमी हो जाए तो ड्वार्फिज्म की प्रॉब्लम देखने को मिलता है। और क्यूसिंग सिंड्रोम किससे रिलेटेड होता है, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड हार्मोन्स का एक्सिव रिलीज की वजह से होगा, एक्सेस अमाउंट में जब रिलीज होगा। तो देखिए पैंक्रियाटिक जूस कंटेंट, तो पैंक्रियाटिक जूस आपका एक डाइजेस्टिव इंजाइम का सिक्रेशन करेगा, और डाइजेस्टिव इंजाइम जो कि डाइजेशन में हेल्प करेगा। और इसका याद रखने का आपको तरीका मैं बता देता हूँ, डाइजेस्टिव जूस एक डाइजेस्टिव इंजाइम रिलीज करेगा। ये क्या करेगा, डाइजेस्टिव इंजाइम। और इस इंजाइम को याद रखने का तरीका होता है लेट नाम से आपको याद रखना है। क्या याद रखना है आपको, लेट। तो देखिए लेट कहीं पर आपको नजर आ रहा है क्या, तो देखिए टी से आपका क्या हो जाएगा, ट्रिप्सिन, जो कि प्रोटीन के डाइजेशन में हेल्प करेगा। ये आपका ट्रिप्सिन प्रोटीन के डाइजेशन में हेल्प करेगा। लाइपेज जो कि लिपिड के डाइजेशन में हेल्प करेगा। और एक हो गया लाइपेज और एक एमाइलेज, ये वाला नहीं होगा, ये वाला होगा, ठीक है। ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नीचे कौन सी इसमें ऑप्शन मैच कर रहा है आपका, इसका देखिए ये वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि लेट नाम से मैंने आपको बताया था लेट। तो लेट में देखिए ये आपका लेट, तो लेट से याद रखो टी से क्या आ जाएगा आपका, टी से ट्रिप्सिन हो जाएगा, ए से एमाइलेज हो जाएगा, और ठीक है ए से एमाइलेज, इसमें एक ऑप्शन हो गया, ठीक है, एक और हो जाएगा आपका, एक आपका लाइपेज हो जाएगा। एक क्या हो जाएगा, लाइपेज, ये मिस हो गया, थोड़ा सा करेक्ट कर लेना। तीनों एंजाइम को याद रखना। एमाइलेज एंजाइम क्या करेगा, एमाइलेज एंजाइम स्टार्च के डाइजेशन में हेल्प करता है। आपका ट्रिप्सिन एंजाइम प्रोटीन के डाइजेशन में हेल्प करता है, और लाइपेज एंजाइम जो लिपिड के डाइजेशन में हेल्प करता है, ठीक है। और ये सब चीज़ें आपके पैंक्रियास से रिलीज होते हैं, ठीक। तो पैंक्रियास का दो काम होता है, एक इंसुलिन हार्मोन रिलीज करेगा जो ब्लड ग्लूकोज लेवल को रेगुलेट करेगा, साथ ही साथ एक पैंक्रियाटिक जूस रिलीज करेगा जिसमें लेट नाम का एंजाइम रहता है, लाइपेज, एमाइलेज, और आप लाइपेज हो गया, एमाइलेज और ट्रिप्सिन। तो ट्रिप्सिन को पी से याद रखो, प्रोटीन के डाइजेशन में हेल्प करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट वाइटल कैपेसिटी ऑफ द लंग्स की बात कर रहा है, तो वाइटल कैपेसिटी मतलब
जिसमें कितना ऑक्सीजन वगैरह कितना एयर को अपने साथ वो ले सकता है, और इसको बोलते हैं टाइडल वॉल्यूम भी इंक्लूड हो जाएगा। टाइडल वॉल्यूम मतलब जैसे नॉर्मल कंडीशन में जो हम ब्रीथिंग लेते हैं, ठीक है, जैसे मैं अभी जो नॉर्मल कंडीशन में ब्रीथिंग ले रहा हूँ, जितना मेरा लंग्स एयर के आपको ऑक्यूपाई किया हुआ है नॉर्मल जब मैं ऑक्सीजन ले रहा हूँ या फिर एक्सपेल आउट कर रहा हूँ, इसको बोलते हैं आपका टाइडल वॉल्यूम। और वाइटल कैपेसिटी मतलब होता है सब चीज़ों को इंक्लूड कर जाता है, ठीक है। इसमें आपका IRF और ERV इन सब को इसमें इंक्लूड कर दिया जाता है। इसका ये आपका टाइडल वॉल्यूम हो गया। टीवी मतलब क्या हो गया आपका टाइडल वॉल्यूम। अब इसके बाद IRV जो होता है वो आपका क्या होता है इंस्पिरेशनल। आपका जब फोर्सफुली चीज़ों को आप क्या करते हो, आपको इंटरनली आप ऑक्सीजन को इनहेल आउट कर रहे हो, ठीक है। और E का मतलब होता है एक्सपायरेटरी। एक्सपायरेटरी मतलब जब कार्बन डाइऑक्साइड को एक फोर्सफुली तरीके से लंग से बाहर फेंक रहे, उसको क्या बोलेंगे हम लोग आपका ERV। ERV समझ में आ गया आपका। एक्साइट मतलब आपका इसका फुल फॉर्म क्या होगा, इसमें अपने फुल फॉर्म दिया हुआ है आपका एक्सपायरेटरी। एक्सपायरेटरी इसको क्या बोलते हैं एक्सपायरेटरी। एक्सपायरेटरी मतलब एक्सपेल आउट कर देना, बाहर फेंकना कार्बन डाइऑक्साइड को। और इंस्पिरेटरी मतलब क्या होता है, इंस्पिरेटरी मतलब होता है आपका कितना ऑक्सीजन को या एयर को हमारा लंग्स आपका ऑक्यूपाई कर रहा है, ठीक है, फोर्सफुली की बात करूं। और ये आपका टाइडल वॉल्यूम जो कि नॉर्मल। इन सब को मिला दोगे तो क्या हो जाएगा आपका TVF बन जाएगा। इन सब को आपस में आप मिला दोगे इन सब को तो क्या बन जाएगा वाइटल कैपेसिटी ऑफ द लंग। नेक्स्ट नेम ऑफ द हार्मोन्स विच इज द नॉट सिंथेसाइज फ्रॉम द अमीनो एसिड, ठीक है। तो इनमें से देखिए ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स ये आपका हार्मोन्स है, बाकी ये सब चीज़ें आपके अमीनो एसिड से ही क्या होते हैं आपके सिंथेसाइज होते हैं, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज द इनकरेक्ट पूछ रहा है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट देखिए एस्ट्रोजन इज द फीमेल सेक्स हार्मोन, बिल्कुल ये स्टेटमेंट तो बिल्कुल करेक्ट है। सेकंड देखिए प्रोजेस्टेरॉन इज द सीक्रेटेड बाय द कार्पस ल्यूटियम, बिल्कुल प्रोजेस्टेरॉन आपका कार्पस ल्यूटियम से ही आपका सीक्रेट आउट होता है। फिर देखिए हाइपोसिक्रेशन ऑफ द एस्ट्रोजन कॉजेज द एबॉर्शन, ये बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है। फिर देखिए हाइपोसिक्रेशन ऑफ द टेस्टोस्टेरोन का द फेमिनिज्म इन द मेल, ये बिल्कुल आपका करेक्ट होगा। टेस्टोस्टेरोन की डिफिशियंसी से हाइपोसिक्रेशन की वजह से एक मेल में भी फेमिनिज्म की प्रॉब्लम देखने को मिलता है। ये आपका प्रेगनेंसी को फेवर करने वाला हार्मोन्स है, ये एस्ट्रोजन होगा, ये आपका फीमेल्स का हार्मोन्स है जो बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है, ठीक है। तो इसका C इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, बाकी चीज़ें सही हैं। देखिए विटामिन एंड मिनरल आर आल्सो कॉल्ड एट माइक्रोन्यूट्रिएंट, ये जो विटामिन है और मिनरल्स हैं ये हमको बहुत ही माइन्यूट अमाउंट में चाहिए नॉर्मल सेल के फंक्शन के लिए, मेटाबॉलिक फंक्शन के लिए। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका दे आर द रिक्वायर्ड मूवमेंट इन द स्मॉलर अमाउंट, ये आपके माइक्रोन्यूट्रिएंट में आएंगे। विटामिन और मिनरल्स क्या होते हैं माइक्रोन्यूट्रिएंट में आएंगे। इन दोनों से अपने को किसी प्रकार का कोई भी एनर्जी नहीं मिलता है, बट हमारे सेल के नॉर्मल फंक्शन के लिए, नॉर्मल मेटाबॉलिक प्रोसेस के लिए इन दोनों की नीड होगी, बस स्मॉल अमाउंट में। बाकी कार्बोहाइड्रेट लिपिड प्रोटीन की बात करें, इसको बोलते हैं मैक्रोन्यूट्रिएंट, जो हमारे बॉडी को एनर्जी देती हैं और जो हमको लार्ज अमाउंट में चाहिए। क्लियर, चलिए तो C इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट विच इज़ द आउटर मोस्ट क्रेनियल अपेंडेजेस, ठीक है, मतलब जो हमारा एक क्रेनियल है तो इस क्रेनियल में आपका एक मेनिंजेस का लेयर होगा जिसको बोलते हैं ब्रेन मेम्ब्रेन। तो उस ब्रेन मेम्ब्रेन के अपर लेयर को क्या बोलते हैं, आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ड्यूरामेटर। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ड्यूरामेटर। जैसे यहाँ पर डायग्राम में देख सकते हैं, ये आपका क्रेनियम को जो आउटर मोस्ट लेयर होता है इसको बोलते हैं ड्यूरामीटर, बीच वाले को एरेक्नॉइड बोलेंगे और लास्ट वाले को पियामीटर बोलते हैं। याद रख लो, डेप नाम से आपको याद रखना है, ठीक है, DAP याद रखना, डेप नाम से आपको याद रखना है, ठीक है। ड्यूरामीटर, एरेक्नॉइड मीटर, पियामीटर, DAP याद रखना, जो आपका मेनिंजेस का फॉर्मेशन करेगा। ये बेसिकली क्या करता है, ये तीनों मेनिंजेस का सिक्रेशन करेगा। मेनिंजेस क्लियर हो गया, ये क्या बनाता है मेनिंजेस, जो कि ब्रेन का एक मेम्ब्रेन है जो ब्रेन को प्रोटेक्शन देने का काम करता है। नेक्स्ट विच कनेक्ट टू हेमिस्फीयर ऑफ द ब्रेन, ठीक है, ये जो आपका इसको बोलते हैं लेफ्ट है तो लेफ्ट, राइट है तो राइट। तो इन दोनों आपके ब्रेन को, राइट और लेफ्ट हेमिस्फीयर को आपस में कनेक्ट करने का काम कौन करता है, इसको बोलते हैं कार्पस कोलिज्म। तो लेफ्ट हेमिस्फीयर और राइट हेमिस्फीयर इन दोनों ब्रेन को आपका कनेक्ट करने का काम कौन करता है, आपका कार्पस कोलिज्म, ठीक है। ये देखिए ये हमारा ब्रेन है, समझिए। तो इस ब्रेन का एक आपका राइट हेमिस्फीयर, एक साइड को राइट बोलेंगे, इसको लेफ्ट बोलेंगे, और इसका जो बीच वाला पोर्शन है इसको दोनों को कनेक्ट करने का काम कौन करता है, कार्पस कोलिज्म। विच ऑफ द फॉलोइंग क्रेनियल नर्व ऑफ द मेन इज द बोथ सेंसरी एंड मोटर, ठीक है। तो सेंसरी मतलब जो सेंस करके चीज़ों को
ब्रेन के पास लेके आएगा सिग्नल को, और मोटर न्यूरॉन मतलब जो ब्रेन से जो इंस्ट्रक्शन देगा उसको टारगेट ऑर्गन तक ले जाने का काम करता है मोटर नर्व। दोनों में यही डिफरेंस है। सेंसरी नर्व सेंस करके ब्रेन तक पहुंचाएगा सिग्नल को, फिर ब्रेन एनालिसिस करके कुछ डिसीजन लेगा, फिर उस सिग्नल को आपका मोटर नर्व के थ्रू सिग्नल को पास किया जाता है आपके टारगेट साइट पे। तो ये काम किसका होता है आपका ये इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका ट्राइजेमिनल। ठीक है, तो ट्राइजेमिनल इसका इसमें दोनों प्रॉपर्टीज होते हैं। आपका क्रेनियल नर्व होता है जो आपका 5th नंबर का क्रेनियल नर्व है, इनमें दोनों प्रॉपर्टीज है, सेंसरी एज वेल एज मोटर प्रॉपर्टीज। चलिए नेक्स्ट को देखते हैं जिसको हमने आपको देख चुके हैं। कलर ब्लाइंडनेस इज ड्यू टू द डिफेक्ट इन, तो कलर ब्लाइंडनेस जो होगा वो आपके कौन सेल में डिफेक्ट होने की वजह से होता है। कौन सेल में डिफेक्ट होने की वजह से आपका क्या होता है कलर ब्लाइंडनेस की प्रॉब्लम होती है। जो आपका रेटिना है आई का, यहीं पर क्या बनता है, रेटिना में ही आपका इमेज बनेगा। ठीक है, और रेटिना में आपका एक कौन सेल प्रेजेंट होगा, कौन सेल, इस तरीके कौन सेल, और एक आपका रॉड सेल, कौन सेल और रॉड सेल। तो ये जो आपका कौन सेल है यही रिस्पॉन्सिबल होता है कलर के लिए। ठीक है, यदि इसकी कमी हो जाएगी, डिफिशियंसी हो जाएगी, तो कलर ब्लाइंडनेस की प्रॉब्लम देखने को मिलता है। तो ये जो दुनिया आपको रंगीन दिखाई दे रही है किसकी वजह से, कौन सेल की वजह से। और रॉड सेल क्या होता है, रॉड सेल जो होता है ये आपका ब्लैक एंड व्हाइट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। जब ये काम करना बंद कर देगा तो दुनिया आपको ब्लैक एंड व्हाइट दिखाई देगी रॉड सेल की वजह से। और ये दोनों किस में प्रेजेंट होते हैं, रेटिना पे प्रेजेंट होता है, जहाँ पर आपके इमेज बनता है हमारे आई में। नेक्स्ट, कंप्लीट लॉस ऑफ द स्मेल। यदि किसी चीज़ का कुछ भी आपको स्मेल ना आए तो समझ लेना क्या प्रॉब्लम हो गया, एनोस्मिया की प्रॉब्लम हो गई है। तो एनोस्मिया मतलब किसी चीज़ का कुछ भी स्मेल को आप सेंस नहीं कर पाओगे। इस टर्म को क्या बोलते हैं, एनोस्मिया। क्लियर। चलिए नेक्स्ट, विच टेस्ट बर्ड इज द प्रेजेंट इन द लेटरल साइड ऑफ द टंग। तो लेटरल साइड में क्या प्रेजेंट होता है, ये आपका साल्टिस का आपका सोर इसका करेक्ट आंसर होगा। देखिए ये आपका टंग है, तो टंग का जो टिप वाला पोर्शन होता है, ये टिप वाला पोर्शन टंग का स्वीट बताएगा। कोई भी चीज़ मीठा खाओगे तो यहाँ से उसका सेंस आएगा। ठीक है, टेस्ट का। जो सबसे पीछे में बैक साइड में किसका सेंस आता है, बीटर का। कोई भी कड़वा चीज़ का सेंस कहाँ पर होता है, टेस्ट का सेंसेशन होता है आपका बीटर का सबसे लास्ट वाले पोर्शन पे। और जो साइड वाला पोर्शन है इसमें सोर मतलब आपका खट्टा, जो भी खट्टे वाली चीज़ें खाओगे इसका सेंसेशन आपके इस लेटरल वाले पार्ट के बैक साइड से आएगा। और यहाँ पर साल्ट का देखिए, तो साल्ट का देखिए, कोई भी साल्टी चीज़ आप खा रहे हो, नमकीन चीज़, तो इसका स्वाद कहाँ पर आएगा, आपके टंग के लेटरल साइड के फ्रंट साइड से आएगा। अब बीच में कोई भी टेस्ट बर्ड प्रेजेंट नहीं होता, मतलब बीच में आप कुछ भी रख के देख लीजिए टंग का, आपको कोई भी स्वाद आने वाला नहीं है, क्योंकि वहाँ पर टेस्ट बर्ड प्रेजेंट होते ही नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट एलिमिनेटिंग बाय द एस्क्रेशन। तो यहाँ पर देखिए जो अमोनिया है, यूरिया है और यूरिक एसिड है, ये तीनों क्या होते हैं यहाँ पर, अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड, ये आपके नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं और क्रिएटिनिन नहीं होता। तो इसका 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर। चलिए, अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड, ये तीनों नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं जिसमें कहीं ना कहीं पर नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है, लेकिन क्रिएटिनिन इसका पार्ट नहीं है नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट। ठीक है, फोचेट टेस्ट इज यूज फॉर द डिटेक्शन ऑफ द इन द यूरिन। तो यूरिन में बाइल एसिड का लेवल को चेक करने के लिए फोचेट टेस्ट यूज किया जाता है। सिंपल से याद रखो, फोचेट टेस्ट का यूज यूरिन में बाइल साल्ट का लेवल को चेक करने के लिए। यदि यूरिन में बाइल साल्ट दिख रहा है तो इस बात को कंफर्म करने के लिए कौन सा टेस्ट यूज करेंगे, फोचेट टेस्ट। ठीक है, इसमें कुछ रिएजेंट होते हैं, फेरिक क्लोराइड और आपका ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड, ये आपका रिएजेंट होता है फोचेट टेस्ट। और जो यदि ग्रीनिश ब्लू कलर आ रहा है आपका, ठीक है, ये फॉर्म हो रहा है, मतलब आपका बाइल साल्ट प्रेजेंट है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ऑटोट्रोप्स। ऑटोट्रोप्स मतलब ऐसे जो अपना खुद अपना खाना बना लेते हैं, फूड मटेरियल खुद बनाना चालू कर देते हैं। तो ऐसा कौन करते हैं, प्लांट करते हैं, ह्यूमन तो दूसरे को खाता है, समझ लीजिए। तो ऑटोट्रोप्स मतलब क्या होते हैं, एक प्लांट होता है, इट मीन्स दे प्रोड्यूस देयर ओन फूड, जो खुद का फूड बनाते हैं। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के थ्रू प्लांट खुद फूड बनाता है। ठीक है, इसी को बोलते हैं ऑटो, इसको टर्म क्या बोलते हैं, ऑटोट्रोप्स। ठीक है, जो प्लांट करते हैं आप। नेक्स्ट, HIV, इम्यूनो, ठीक है, इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस, इसके वजह से HIV एड्स की प्रॉब्लम देखने को मिलता है। तो इस किस कैटेगरी में आएगा, लेंटी वायरस कैटेगरी में आएगा। ठीक है, डायरेक्ट याद रखना ये सब चीज़ों को कि HIV किस कैटेगरी का होता है, लेंटी वायरस कैटेगरी का होता है। ठीक है, इसी का अंदर में आएगा, इस कैटेगरी में इसको रखा गया है। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द स्टेप कंट्रोल पॉपुलेशन ग्रो इन द इंडिया। ठीक है, कि इनमें से कौन सा आपका कंट्रोल पॉपुलेशन कंट्रोल करने का एक आपका बेस्ट वे है, किलिंग,
न्यू बॉर्न बेबी बिल्कुल गलत तरीका है, कैसे आप किल कर दोगे किसी भी बच्चे को, ठीक है। नॉट प्रोवाइड मेडिकल फैसिलिटी, ऐसा हो ही नहीं सकता। लोअरिंग द इन्फेंट मोटिलिटी, हाँ इन्फेंट की मोटिलिटी रेट को आप कम कर सकते हो। अर्ली मैरिज, ये भी ऑप्शन सही नहीं है, उसको कम से कम तो आपका 18 ईयर का तो होना ही चाहिए लड़की को, ठीक है, तब तो आप उसकी शादी कर सकते हो। तो ये इसका सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। लोअरिंग द इन्फेंट मोटिलिटी रेट, इसको कम करना बहुत जरूरी है। तो देखिए लोअरिंग द इन्फेंट मोटिलिटी कैन आल्सो हेल्प इन द सॉल्विंग द पॉपुलेशन, ठीक है, जो पॉपुलेशन को हम इससे कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि जो मोटिलिटी रेट एमंग द पुअर चिल्ड्रन इज द हाई, क्योंकि गरीब लोग रहते हैं, उन लोग ये सोचते हैं कि भुखमरी की वजह से उनकी बच्ची की डेथ हो जाती है, तो ज़्यादा से ज़्यादा चाइल्ड लेने की कोशिश करते हैं। तो हमको क्या करना है, उस मोटिलिटी रेट को कम करना है ताकि पॉपुलेशन पे हम कंट्रोल कर पाएँ, ठीक है। द लाइटिक एंजाइम रिलीज बाय द स्पर्म, तो ऐसा कौन सा एंजाइम है जो स्पर्म से, एक लाइटिक एंजाइम जो रिलीज होता है आपका स्पर्म से, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका हाइलोरोनिडेज एंजाइम जो है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन बी सॉल्यूशन टू द ओवर पॉप, ठीक है, ओवर पॉपुलेशन, बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन ना हो पाए, इसके लिए सबसे बेस्ट क्या होता है कि उनको सेक्स एजुकेशन के बारे में बता दो, ठीक है, किस तरीके से आपका प्रोटेक्शन यूज़ करना है, ये सब चीज़ के बारे में एक प्रॉपर तरीके से गाइडलाइंस के थ्रू आपका एक सेक्स एजुकेशन किया जाए तो हम आपका पॉपुलेशन पे कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। तो यही इसका करेक्ट आंसर होगा कि उनको सेक्स एजुकेशन दो, जिसकी वजह से देश की जनसंख्या में थोड़ा सा सुधार हो सकता है। नेक्स्ट, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ द DRAB, ये सब चीज़ आपके हेल्थ एजुकेशन वाला क्वेश्चन पूछता है कि आपका इसका फुल फॉर्म क्या है, जो आपके फर्स्ट एड में, मेडिकल के फर्स्ट एड ट्रीटमेंट में यूज़ होने वाले टर्म है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका डेंजर रिस्पॉन्स एयरवे एंड ब्रीथिंग, ये इसका क्या होता है, फुल फॉर्म होता है। फर्स्ट एड में ये टर्मिनोलॉजी आपको यूज़ किया जाता है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द एम ऑफ द फर्स्ट एड, फर्स्ट एड का क्या मेन एम होता है, ठीक है, इसका मेन काम होगा टू प्रमोट द रिकवरी, ये तो बिल्कुल होगा, ठीक है। टू लिमिट द फर्दर इंजरीज, आगे इंजरी ना हो पाए, प्रिजर्व द लाइफ, ठीक है, सभी स्टेटमेंट इसके करेक्ट। लास्ट क्वेश्चन को देखते हैं आज का हम लोग, विच ऑफ दिस स्ट्रक्चर हैज द अल्टरनेटिव डार्क एंड बेंड लाइट बेंड ऑन इट, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका मायोफिब्रिल, ठीक है। मायोफिब्रिल में एक आपका डार्क बेंड, एक आपका लाइट बेंड प्रेजेंट होता है, जैसे आप देख सकते हैं ये थिन और एक थिक होगा वो मायोसिन, और थिन फिलामेंट होगा उसको बोलते हैं एक्टिन। क्लियर हो गया। तो ये डियर हमने आपके इंपॉर्टेंट 50 MCQ को आपका कंप्लीट कर दिया है, HAP सब्जेक्ट, और कुछ क्वेश्चन हमने आपके हेल्थ एजुकेशन से भी लिए हैं जो आपके DI में काफ़ी यूज़फुल होने वाले हैं। ये वीडियो को एक बार जरूर देख के जाइए, लास्ट टाइम पे आपको बिल्कुल बेनिफिट होगा, इससे काफ़ी क्वेश्चन आने के चांसेस हैं। थैंक यू सो मच।